This call is now being recorded. Okay, so we have started recording of this class, huh? Good evening, everyone. Mm, Everyone, please switch off your mic and camera. Whenever you have any doubt, whenever you come across any doubt, then just raise your hand from the option given below, or you can just switch on your mic and you can ask. Just just let me know my screen is visible and whether my audio is audible. Yes, sir. Okay, thank you, Malay. Thank you, Nilima. Thank you, Helen. So I am assuming that most of you already know about isostasy. So today topic of discussion is isostasy and welcome to geodestination. Those who are coming after 5:30, I request you again, if possible, come before 5 minutes or maybe just before the class starts, huh? Because other peoples are waiting. So it is not good to make others wait for. Okay, so let's start, huh? So today topic of discussion is isostasy, and as most of you already know, this isostasy, this term comes from two Greek word. One is iso, and the second one is stasis. So iso means equal, and stasis means station. So equal station in terms of what? Equal station in terms of mass or mass per unit area. ये जो आइसोस्टेसी है इसका जो कॉन्सेप्ट ये दिस इज बेस्ड अपॉन मास बैलेंसिंग ओके तो ये जो मास बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट है और द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी ये काफी पहले था लेकिन द टर्म आइसोस्टेसी दैट टर्म इटसेल्फ वाज कॉइन्ड बाय
C. Dutton in 1889. In some books it was written 1882, some books it was written in 1889. So we assume 1889. Okay, this is not important from your exam point of view. So this term isostasy, this was given by C. Dutton, one American geologist, in 1889. दैट डजंट मीन कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये इससे पहले नहीं था। ये जो मास बैलेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट था या फिर ये जो आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट था या फिर थ्योरी था, ये पहले से था। लेकिन एग्जैक्टली जो आइसोस्टेसी ये वर्ड पहले से नहीं था। ठीक है, ये जो आइसोस्टेसी वर्ड है ये कोइन किया गया था इन 1889 बाय आपका अमेरिकन जियोलॉजिस्ट सी डटन। ठीक है, लेकिन इससे पहले ये मास बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट था। और ये जो आइसोस्टेसी है, आइसोस्टेसी, ठीक है, ये दो मेन जो फोर्सेस हैं, जो दो मेन फोर्सेस हैं उनके बीच में बैलेंस आउट जो होता है उसको हम आइसोस्टेसिक कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं। ये जो दो मेन फोर्सेस है वो क्या है? एक आपका फर्स्ट वन इज योर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स और द सेकंड वन इज योर आपका बुयंसी फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इट एक्ट्स इनवर्ड्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों जनरेट होता है? कोई भी दो मास होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल पुल जो है वो एग्जर्ट करते हैं। कोई भी दो मास, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं या फिर बड़े बड़े स्टार्स हैं वो ग्रेविटेशनल पुल एग्जर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं भी ग्रेविटेशनल पुल एग्जर्ट करता हूँ, कोई भी एक मास हो। ठीक है, मान लो कि आप वहां पे हो और मैं यहाँ पे, मैं भी आपके ऊपर एक ग्रेविटेशनल पुल एग्जर्ट कर रहा हूँ या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मैं एग्जर्ट कर रहा हूँ या फिर अप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये जो ग्रेविटेशनल पुल दैट इज एग्जर्टेड बाय मी एज ए पर्सन, ठीक है, ये बहुत ही वीक होता है, इसलिए आपको रियलाइज नहीं होता है और किसी को भी रियलाइज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो प्लानिटरी साइज के हैं या फिर जो लार्जर साइज का बॉडीज हैं, जैसे प्लैनेट्स हैं या फिर जैसे स्टार्स हैं, ठीक है, गैलेक्सी है, इनका मास ही इतना ज्यादा है कि वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स देते हैं आप फील कर सकते हो। ठीक है, उसका कुछ इफेक्ट दिखता है, ठीक है, दैट इज नोटिसेबल। लेकिन हाँ, मेरे पास एक कोई फोन है, उसके ऊपर भी मैं ग्रेविटेशनल पुल एग्जर्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो फोन का भी एक सर्टेन मास है, मेरा भी एक सर्टेन मास है। लेकिन वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको आप नोटिस नहीं कर सकते, वो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। क्यों रिफ्लेक्ट नहीं होगा? क्योंकि दैट इज टू वीकर। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो सेकंड वन इज बुयंसी फोर्स। बुयंसी फोर्स क्या है आपको पता है? जब कभी आप कोई एक तालाब हो, कोई पॉन्ड हो, कोई रिवर हो, उस पर आप जंप करते हो, ठीक है, वो जो फोर्स एग्जर्ट करता है, वो जो फ्लूइड या फिर वो जो वाटर जो आपके ऊपर वो जो एग्जर्ट करता है अपवर्ड फोर्स, दैट इज योर बुयंसी फोर्स। तो ये जो दो फोर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और बुयंसी फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसका? अर्थ। अर्थ अपने तरफ खींच रहा है, जितने भी आप सरफेस में तो फीचर्स देख रहे हो, कोई भी चीज का मास हो, चाहे वो ट्री हो, चाहे वो ट्रक हो, व्हीकल हो, कोई भी व्हीकल हो, कोई हाउस हो, ठीक है, कोई भी पर्सन हो, ठीक है, कोई भी चीज जिसका मास है वो अपने तरफ वो खींच रहा है। ठीक है, और ग्रेविटेशन ये जो बुयंसी फोर्स कहाँ से एग्जर्ट हो रहा है? जो आस्थेनोस्फीयर है या फिर जो मेंटल का जो पर्सन सेमी मोल्टन स्टेज में है, ये जो दो फोर्स हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए वो इनवर्ट्स जाना चाहते हैं और जो दो बुयंसी फोर्स जो एग्जर्ट करता है आस्थेनोस्फीयर, उसके वजह से वो फ्लोटिंग होकर रहते हैं। ठीक है, ये जो दो फोर्स का बैलेंसिंग आउट होता है, उसके वजह से क्या होता है? आपका जो आइसोस्टेसी है वो बैलेंस आउट होता है। ठीक है, आइसोस्टेसी मेंटेन होकर रहता है। और ये इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। एक क्या है आपका, जितने भी सारे टोपोग्राफिकल फीचर्स देख रहे हो, माउंटेन देख रहे हो, कोई एक प्लेन लैंड देख रहे हो जहां पे आप या फिर कोई एक प्लेटो देख रहे हो, ठीक है, कोई आप प्लेटो देख रहे हो, कोई पॉन्ड देख रहे हो, कोई रिवर देख रहे हो, या फिर जितने भी सारे आप जियोलॉजिकल फीचर्स ही ले लो, ठीक है, या फिर कोई ओशन बेसिन देख रहे हो, ठीक है, उसके अंदर क्या है? मास, मतलब डिफरेंस ऑफ मास है। डिफरेंस ऑफ मास है मतलब जैसे कि आप कोई प्लेटो देख रहे हो, वहां पे एक्सेस ऑफ मास है, जिसका मान लो कि हाइट है 500 मीटर, ठीक है, वहां पे आप एक्सेस ऑफ मास देख रहे हो। लेकिन कोई माउंटेन है जिसका हाइट है 3 to 4 किलोमीटर, उसमें जो एक्सेस ऑफ मास है वो और भी ज्यादा है, वो प्लेटो से भी ज्यादा मास वो रखता है अपने पास। ठीक है, लेकिन कोई ओशन बेसिन है, वहां पे आप मास डेफिसिट देखते हो। जैसे कि मैं बता रहा था कि कोई एक मीन सी लेवल है, हम जियोलॉजी में कोई भी चीज लेते हैं जनरली उसका जो रेफरेंस पॉइंट होता है दैट इज योर एमएसएल, मीन सी लेवल। ठीक है, तो मीन सी लेवल से कोई एक टोपोग्राफिक फीचर्स है जिसका हाइट ज्यादा है, मान लो कि कोई माउंटेन है, ठीक है, कोई एक माउंटेन है, उसका मान लो कि हाइट जो है 2 किलोमीटर है, और कोई ओशन बेसिन है, उसका जो डिप्रेशन है या फिर जो डेप्थ है दैट इज मान लो 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ओशन बेसिन के केस में क्या हुआ?
ओशन बेसिन के केस में क्या हुआ, एक मास डेफिसिट आपको देखने को मिला, मास डेफिसिट, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे जो माउंटेन है, यहाँ पे जो माउंटेन है, यहाँ पे क्या है, एक्सेस ऑफ मास आपको देखने को मिला, ठीक है, एक्सेस ऑफ मास है। जो मीन से लेवल से मान लो कि 2 किलोमीटर या फिर 4 किलोमीटर ऊपर माउंटेन है, वो जो 2 और 4 किलोमीटर जो भी हाइट है, और वहां पे जो उसके पास जो भी मास है, मान लो कि वो ग्रेनिटिक हो या फिर कोई भी रॉक हो, उतना जो मास है वो एक्सेस हुआ कि नहीं मीन से लेवल से, तो वहां पे आपको एक्सेस ऑफ मास देखने को मिलता है। लेकिन जो ओशन बेसिन हो या फिर ओशन डिप्रेशन हो, कोई भी बेसिन हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, आपको मास डेफिसिट देखने को मिलता है, ठीक है। मीन से लेवल से अगर आप कंपेयर करोगे तो मास डेफिसिट देखने को मिलता है। तो मैं जो एक एग्जांपल देता हूँ, कोई एक ट्रक आप लेके जा रहे हो, तो ट्रक में आप जितना सामान कैरी कर सकते हो, सेम सामान अगर मान लो कि 4,000 kg का आप सामान लेके जा रहे हो, कोई एक ट्रक का कैपेसिटी 4,000 kg, तो 4,000 kg का मास लेके आप चल रहे हो एक ट्रक में, लेकिन सेम 4,000 kg का मास आप एक ऑटो में या फिर एक टाटा नैनो में आप डाल सकते हो क्या? नहीं डाल सकते, वो ब्रेक कर जाएगा वहां, क्योंकि वहां पे बैलेंस आउट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये जो एक्सेस ऑफ मास है और ये जो मास डेफिसिट है, ये तो इम्बैलेंस हो जाना चाहिए। तो ये एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं। और कैसे बैलेंस आउट करते हैं? ये जो डिफरेंट थिकनेस है वो डिफरेंट डेंसिटी से बैलेंस आउट करते हैं। तो ये जो डिफरेंट फीचर्स हैं, इन जनरल आप ये बोल सकते हो कि जितने सारे डिफरेंट टोपोग्राफिकल फीचर्स आप देख रहे हो, कहाँ पे एक्सेस ऑफ मास है, समवेयर यू फाइंड एक्सेस ऑफ मास एंड इन सम प्लेसेस यू गेट डेफिसिट ऑफ मास। हाउ दे बैलेंस आउट ईच अदर, वो जो बैलेंस आउट करते हैं, कैसे बैलेंस आउट करते हैं, उस चीज को आप आइसोस्टेसिस बोलते हैं। और ये जो बैलेंस आउट करते हैं, दे बैलेंस आउट इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस ऑफ थिकनेस एंड डिफरेंस ऑफ डेंसिटी, ठीक है। उनके भी अंदर जो डिफरेंस ऑफ थिकनेस है और डिफरेंस ऑफ डेंसिटी है, उससे वो बैलेंस आउट करते हैं। और कैसे बैलेंस आउट करते हैं, उस चीज को आप आज हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट थ्योरीज। जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे बुक्स में, किसी किसी बुक्स में आपको 6 थ्योरीज मिलेंगे, किसी किसी में 7 8 थ्योरीज भी आपको मिलेंगे। लेकिन जो 8 थ्योरीज हैं, उनमें से भी मैं आपको 8 थ्योरीज का नाम बता दूंगा, लेकिन उसको हम नहीं देखेंगे। जो 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। और उसमें से जो 2 मेन थ्योरीज है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, एरिक और प्राट के जो थ्योरीज है, उसको हम देखेंगे आज, ठीक है। और उसका फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रीवियस जितना भी न्यूमेरिकल्स है उसको कर लेंगे, ठीक है। और ये टुडे इज योर फर्स्ट क्लास ऑफ आइसोस्टेसी। और जो इसको हम 2 क्लास में कंप्लीट करेंगे, इसके बाद और एक क्लास होगा, जब भी कभी होगा, अगर कल होता है या फिर नेक्स्ट कभी होगा, तो उस दिन हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये जो ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, ठीक है, जिसे मैंने बताया था कि पहले से शुरू से बताया कि जो आइसोस्टेसी है, इट इज ए बैलेंसिंग फोर्स, मास बैलेंसिंग फोर्स, ठीक है, या फिर मास बैलेंसिंग फेनोमेनन, मास बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये जो ग्रेविटेशनल इक्विलिब्रियम या फिर मास बैलेंसिंग जो मेंटेन होता है क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ऐसे मेंटेन होता है कि ये जो क्रस्ट है वो फ्लोट करता है किसके ऊपर, मेंटल के ऊपर फ्लोट करता है विथ डिफरेंट थिकनेस एंड डेंसिटी, फिर भी वो बैलेंस आउट कर लेता है, ठीक है। कहाँ पे आपको, जैसे मैंने बताया कि माउंटेन के केस में एक्सेस ऑफ मास है, कहीं पे डेफिसिट ऑफ मास है, तो ये इम्बैलेंस होना चाहिए, लेकिन वो जो बैलेंस आउट करता है, दैट प्रोसीजर इज योर आइसोस्टेसी, ठीक है। और जो आइडियल थ्योरेटिकल बैलेंसिंग होता है ना, जैसे आइसोस्टेसी में हर चीज में एक आइडियल चीज होता है, लेकिन जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि अर्थ का जो जियोलॉजी है, या फिर जियोलॉजी इतना डायनेमिक सब्जेक्ट है कि कुछ भी चीज बहुत ही रेयर होता है कि आइडियल होने का चांस रहता है, ठीक है। तो ये जो आइडियल जो थ्योरेटिकल बैलेंसिंग होता है आइसोस्टेसिस में, उसमें क्या होता है कि लार्ज पोर्शन ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर वो क्या करता है, फ्लोट करता है किसमें, एक डेंसर अंडरलाइंग लेयर व्हिच इज नोन एज आपका आस्थेनोस्फीयर। आपको पता है कि जो क्रस्ट है, क्रस्ट क्या होता है, सॉरी, जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर क्या होता है, क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल, ठीक है। अपर मेंटल का भी जो अपर पार्ट है वो, दैट इज योर क्रस्ट, सॉरी, दैट इज योर लिथोस्फीयर। ये जो लिथोस्फीयर होता है, ये जनरली रिजिड होता है, ठीक है, ये जनरली रिजिड होता है, सॉलिड होता है। और ये किसके ऊपर फ्लोट करता है, आस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करता है। और आपको पता है कि आस्थेनोस्फीयर जो है, इट इज मोर ऑफ विस्कस इन नेचर, इट इज मोर ऑफ डक्टाइल बिहेवियर दिखाता है, ठीक है। तो ये जो डक्टाइल बिहेवियर दिखाता है, ये जो सेमी मोल्टन स्टेज में या फिर विस्कस स्टेज में जो आस्थेनोस्फीयर है, उसके ऊपर क्या, आपका लिथोस्फीयर फ्लोट करता है, और उसी से आपका प्लेट टेक्टोनिक्स का थ्योरी भी आता है, ठीक है। तो ये और वहां पे जो मास बैलेंसिंग होता है, दैट इज योर आइसोस्टेसिस, ठीक है। वहां पे जो मास बैलेंसिंग होता है, दैट इज योर आइसोस्टेसिस। और एक चीज है,
तो यहाँ पे क्या क्या है, एक मैंने बताया जैसे जो टू फोर्सेस दे बैलेंस आउट ईच अदर, वन इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी को कोई डाउट है क्या? मैं एक्चुअली मैसेजेस नहीं देख पा रहा था क्योंकि मोबाइल स्विच ऑफ था जिसमें मुझे मैसेज देखना था। अभी आप लिख सकते हो क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा था। अभी आपका मैं मैसेज देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो वन इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स, द सेकेंड वन इज योर buoyancy force. It acts, gravitational force acts inwards and your buoyancy force acts outwards Excuse me, sir. or upwards. Sir, Yes, sir, sorry to interrupt. Please admit some students. They are waiting. they're rotating. Okay, let me see. Sir, one of my friends. Okay. ओके तो जो ये दो फोर्सेस था जो आप एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे थे, हमने वो देखा था कि वन इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड वन इज योर बुयांसी फोर्स। और हमने ये देखा कि जो ऐसे बैलेंस आउट होता है कि जो क्रस्ट है इट फ्लोट्स ओवर ए डेंसर सबस्ट्रेटम और मेंटल, ठीक है। मैं ये पीपीटी से नहीं पढ़ा रहा हूँ या फिर कोई भी पीडीएफ से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरा जो मानना है कि आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो फिर मैं वो पीडीएफ पीपीटी शेयर कर लूंगा, तो आपको वो देख के समझ में आ जाएगा। वो दैट इज थ्योरेटिकल पार्ट, लेकिन आपको समझना, योर अंडरस्टैंडिंग इज अ मस्ट, ठीक है। आपको कभी भी क्वेश्चन आता है, आजकल ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आ रहा। अभी अगर आप इफ यू गो थ्रू योर जैम पेपर और गेट पेपर और इवन सीएसआर नेट पेपर, वो तो पहले से ही बहुत ही काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। तो यू विल फाइंड कि आपका जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है दैट इज मस्ट। अगर आप सिर्फ रट्टा मार लोगे या फिर रट के चले जाओगे ना कुछ चीजों को याद करके, तो आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो ट्रिकियर क्वेश्चन देने लगे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करो, आप पहले इसको समझ लो। इसीलिए मैं जब पढ़ाता हूँ तो पीडीएफ पीपीटी का मतलब यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। क्योंकि उसको बाद में हम आपको तो थ्योरी कहीं पे भी मिल जाएगा, नोट्स हम भी शेयर कर लेंगे, उसको आप देख सकते हो। लेकिन फर्स्ट आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपका होना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो क्रस्ट मेंटल और दूसरा चीज हमने देखा कि जो आपका लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर क्या है आपका, जो ये लिथोस्फीयर आपका क्या है, लिथोस्फीयर आपका एक रिजिड पार्ट है, ठीक है। रिजिड पार्ट है और इट इज मतलब ये विस्कस नहीं होता, ठीक है, ये रिजिड होता है। लेकिन आपका जो आस्थेनोस्फीयर है, लिथोस्फीयर आस्थेनोस्फीयर के जस्ट ऊपर रहता है, ठीक है। ये जो आस्थेनोस्फीयर है दिस इज विस्कस इन नेचर, और इसका जो डिफॉर्मेशन होता है ये डॉक्टाइल डिफॉर्मेशन होता है। लिथोस्फीयर का जो डिफॉर्मेशन दैट इज मोर और लेस इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये जो लिथोस्फीयर और जो आस्थेनोस्फीयर, क्योंकि ये एक विस्कस स्टेट में रहता है, विस्कस स्टेट में मतलब सेमी मोल्टन स्टेट में रहता है, तो ये लिथोस्फीयर उसके ऊपर फ्लोट करता है। और ये जो फ्लोट करता है उसके वजह से जो प्लेट का कॉन्सेप्ट आया है, या फिर आपका प्लेट टेक्टोनिक्स का जो थ्योरी आया है ये यहीं से आया हुआ है, ठीक है। तो आइसोस्टेसिस में ये ऐसा करता है कि ऐसे बैलेंसिंग आउट होता है कि जो लिथोस्फीयर है वो आस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट होकर रहता है, ठीक है। और इनके ये लिथोस्फीयर आस्थेनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट क्यों रहता है, क्योंकि ये दोनों के बीच में जो मैकेनिकल डिफरेंस है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। इसीलिए कोई भी एक चीज किसी के ऊपर फ्लोट करेगा तो उसमें से वन नीड्स टू बी इन सेमी मोल्टन और मोल्टन स्टेट। अगर वो आस्थेनोस्फीयर भी अगर सॉलिड होता है या फिर रिजिड होता है उसके ऊपर वो फ्लोट नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए इनके बीच में जो मैकेनिकल डिफरेंस है या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी का जो डिफरेंस है उसके वजह से दिस लिथोस्फीयर टेंड टू फ्लोट ओवर आस्थेनोस्फीयर, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि जो आइसोस्टेसी है इसका जो मेन जो क्वेश्चन आता है, एक तो आपका थ्योरी से आता है, लेकिन उसका मेनली जो क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं वो दैट इज फ्रॉम न्यूमेरिकल्स पोर्शन ओनली, ठीक है। क्योंकि थ्योरी इतना ज्यादा बेसिक्स है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना बहुत ही मुश्किल है। जो भी क्वेश्चन आएगा सब लोग अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, जिसका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन इससे ज्यादातर जो क्वेश्चन है आपका गेट में या फिर नेट में या फिर इवन आईटी जाम में आपको यहाँ से देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल पार्ट से, ठीक है। और ट्रिकियर क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी आते हैं, लेकिन इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो जितने सारे थ्योरीज हैं, अभी भी कोई ज्वाइन कर रहा है क्या?
फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी स्टूडेंट्स है, ये पॉसिबल ज्वाइन बिफोर द स्केड्यूल टाइम, ओके? क्योंकि जो आपके वजह आप एक तो आप अगर लेट ज्वाइन करो आप कुछ चीजें मिस कर रहे हो, और अगर आपको ज्वाइन कराने में हम टाइम दे रहे हैं तो फिर वो अदर जो स्टूडेंट्स है वो उनको वेट करना पड़ता है, ठीक है? ये पॉसिबल, अगर पॉसिबल नहीं है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो जितने सारे थ्योरीज हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि मेनली 8 थ्योरीज हैं। वन, सर जॉर्ज एरी, एरिस थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी जिसको बोलते हो आप। द सेकंड वन इज आर्कडियन प्राट, ठीक है, प्राट थ्योरी। थर्ड वन इज डॉटन कंसेप्ट, जो सर डॉटन, जो आइसोस्टेसी टर्म जिन्होंने कॉइन किए थे, ठीक है, उन्होंने एक थ्योरी दिया था, उनको बोलते हैं डॉटन कंसेप्ट, ठीक है। फिर थ्योरी ऑफ हेफोर्ड एंड बावी, ठीक है, हेफोर्ड एंड बावी, ठीक है। फिर थ्योरी ऑफ जॉली, थ्योरी ऑफ जॉली। सिक्स वन इज theory of Venning menes, ठीक है। एंड जो सेवेंथ वन इज थ्योरी ऑफ हेक्नेनिन्स, ठीक है। एंड जो लास्ट थ्योरी है दैट इज थ्योरी ऑफ होल्म्स, ठीक है। तो 8 थ्योरीज हैं। इसका जो न्यूमेरिकल जो कॉन्सेप्ट है, जब जिसके ऊपर अभी हम थोड़ी देर में जाने वाले, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप समझ जाओ, ठीक है। कहीं पे भी डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है और काफी लोगों का गलत भी होता है, ठीक है। तो ये जो मेनली आपके पास 8 थ्योरीज है। वन इज एरिस थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी, जिसको जो विच वाज गिवन बाय जॉर्ज एरी। सेकंड वन इज प्राट्स थ्योरी, ठीक है। थर्ड वन इज डॉटन कॉन्सेप्ट। फोर्थ वन इज थ्योरी ऑफ हेपोर्ड एंड बावी। फिफ्थ वन इज थ्योरी ऑफ जॉली। सिक्स्थ वन इज थ्योरी ऑफ भेनिंग मिनेस। सेवेंथ वन इज थ्योरी ऑफ हेकानेंस, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली क्या होता है आई डोंट नो, ठीक है। एट्थ वन इज थ्योरी ऑफ होल्म्स, ठीक है। ये जो 8 थ्योरी है, इसमें से जो 4 इंपॉर्टेंट थ्योरी है, फर्स्ट आपका थ्योरी ऑफ एरिस थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। सेकंड वन इज योर प्राट्स थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। थर्ड वन इज भेनिंग मिनेस थ्योरी, क्योंकि ये एक रीजनल मॉडल है। ये क्यों रीजनल मॉडल है एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम द अदर 3 थ्योरीज, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। और जो लास्ट वन जो है, आई मीन जो सेवेंथ वन है, हेक्नेनियंस मॉडल, ये भी समवॉट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे ज्यादा जो लेकिन दो इंपॉर्टेंट थ्योरी है, दैट इज योर एरिस थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी एंड द सेकंड वन इज प्रैट्स थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। और ये जो है बेनिंग मिनन्स, ये जो थ्योरी है, दिस इज योर आपका रीजनल मॉडल। रेस्ट अदर्स आर, आई मीन जो एरिस थ्योरी है, प्रैट्स थ्योरी है, हेक्नेनियंस थ्योरी है, ये क्या है, लोकल थ्योरीज है, ठीक है, लोकल आइसोस्टेसिक थ्योरीज हैं, ठीक है। तो इसको अभी वन बाय वन हम देखते हैं, ठीक है। और ये क्यों रीजनल मॉडल है और ये कैसे एक्ट होता है, मतलब ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, इसको हम देखते हैं अभी एरी और प्रैट के बाद, ठीक है। तो जो एरिस थ्योरी है, ठीक है, और फर्स्ट वन इज योर आपका एरी थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसिस। इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, मैं एक चीज बता देता हूँ कि जो मोबाइल में भी ना आप जूम कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो। कुछ लोगों को पता नहीं होता है, ये जो गूगल मीटिंग का, ये मान लो कि किसी को छोटा सा दिखा स्क्रीन, ठीक है, तो आप जूम इन करके इसका कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन को लेफ्ट की तरफ भी स्क्रॉल कर सकते हो, राइट की तरफ भी स्क्रॉल आप कर सकते हो, ठीक है। तो एरिस थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी है, ठीक है। तो ये जो आइसोस्टेसिस थ्योरी है, इसका कुछ फीचर्स पहले देख लेते हैं, फिर बाद में इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इसका जो है यूनिफॉर्म डेंसिटी, ये क्या चीज है मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेरिंग डेप्थ, ठीक है। इसका जो मेन फीचर्स है दैट इज यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेरिंग डेप्थ। इसको भी दो पार्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। फर्स्ट यूनिफॉर्म डेंसिटी, आई मीन दो पार्ट में इसको स्प्लिट कर सकते हो, और द सेकंड वन इज वेरिंग डेप्थ, ठीक है।
अभी कुछ लोगों को लगता होगा, मैं यहाँ पे बताता हूँ, बहुत सारे छोटा छोटा पार्ट में ये है, छोटा छोटा ट्रिकियर पार्ट है यहाँ पे। मैं एक चीज यहाँ पे लिखा है कि वेरिंग डेप्थ, फिर लोगों को लग रहा होगा कि वेरिंग डेप्थ मतलब डिफरेंट थिकनेस है, लेकिन मैं फिर बाद में एक चीज लिखा है कि डिफरेंट थिकनेस है। तो इसके बीच में डिफरेंस है, ठीक है। मैं वेरिंग डेप्थ किसको बोला और डिफरेंट थिकनेस में किसको बोला, ये चीज को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। जब आप पढ़ोगे, मुझे नहीं लगता कि आज के क्लास के बाद या फिर हमारे जब आइसोस्टेसिस कॉन्सेप्ट या फिर आइसोस्टेसिस का क्लास कंप्लीट होगा नेक्स्ट क्लास के बाद, इसके बाद आपको कभी भी कोई भी चीज में छोटा मोटा भी डाउट रहेगा, आप बस सुन लो थोड़ा। अभी क्लास अभी धीरे धीरे शुरू हो रहा है, मोमेंटम अभी आने दो, अभी देखेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही छोटा छोटा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। देखो, मैंने एक चीज बताई, यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग डेप्थ, ठीक है। और फिर मैं आपको लग रहा हो कि वेरिंग डेप्थ तो आ गया, फिर ये डिफरेंट थिकनेस क्या है, ठीक है। इस चीज को भी हम देखेंगे, ठीक है। डिफरेंट थिकनेस मतलब इसको हम लिख सकते हैं अनइक्वल थिकनेस, ठीक है। जब भी आप एरी का थ्योरी पढ़ते हो, उसको हमेशा आप किसके साथ कंपेयर करो, उसको हमेशा आप कंपेयर करो प्रैट के साथ, तब आपको जो अंडरस्टैंडिंग है और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या चीज है, और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा, दिस इज योर रूट कॉन्सेप्ट आएगा, रूट कॉन्सेप्ट आएगा। जो लोगों को पता है उनको तो पता है, ठीक है। जो लोगों को नहीं पता है, हम बाद में इस सबको एक्सप्लेन करेंगे, सो डोंट वरी, ठीक है। तो ये रूट कॉन्सेप्ट इस थ्योरी में आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हो, माउंटेन रूट थ्योरी भी बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, माउंटेन रूट थ्योरी। So isostatic theory of Airy or Airy's theory of isostacy is otherwise known as mountain root theory, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें माउंटेन का रूट जो कॉन्सेप्ट है उसको दिया गया था, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, माउंटेन का रूट को हम डिराइव करते हैं, या फिर माउंटेन का रूट का जो थिकनेस है उसको हम डिराइव करते हैं। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है या फिर ये जो थ्योरी है, एरिस थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसिस, इट इज अदरवाइज नोन एज माउंटेन रूट थ्योरी, ठीक है, माउंटेन रूट थ्योरी। अभी ये जितने सारे चीजें मैंने लिखा, यूनिफॉर्म डेंसिटी विद वेरिंग डेप्थ, डिफरेंट थिकनेस, रूट कॉन्सेप्ट, माउंटेन रूट थ्योरी, ये सब क्या है उसको एक के बाद एक देखते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको कि बहुत सारा आपका फीचर्स होते हैं, टोपोग्राफिकल फीचर्स होते हैं, जैसे कि माउंटेन है, प्लेटो है। फिर माउंटेन में भी क्या है, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ माउंटेन हो सकता है, डिफरेंट टाइप मतलब डिफरेंट थिकनेस का। कोई एक माउंटेन का हाइट है 5 किलोमीटर, कोई एक का 4 किलोमीटर, कोई किसी का 3 किलोमीटर, किसी का 2.5 किलोमीटर, ठीक है। तो एरिस थ्योरी में जितने सारे क्रोस्टल ब्लॉक्स हैं, ठीक है, क्योंकि जो माउंटेन्स है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रस्ट ओनली, ठीक है। माउंटेन तो मेंटल का पार्ट नहीं है ना, जो माउंटेन है, जो भी फीचर्स आप सरफेस में देख रहे हो, दे ऑल आर पार्ट ऑफ क्रस्ट ओनली, ठीक है। तो मान लो कि डिफरेंट क्रिस्टल ब्लॉक्स हैं, तो डिफरेंट जो क्रिस्टल ब्लॉक्स है वो उनका जो थिकनेस है वो अलग अलग है। जैसे मान लो कि कोई एक माउंटेन है, ये माउंटेन नंबर ए है, ठीक है। ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ठीक है। माउंटेन, मैं सिर्फ राइट साइड वाले माउंटेन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ए बी सी डी है, तो ए का जो हाइट है वो सबसे ज्यादा है, बी का जो हाइट है उससे थोड़ा कम है, सी का जो हाइट है सबसे उससे थोड़ा कम है, और डी का जो हाइट है दैट इज लीस्ट, ठीक है। तो उसका लेकिन इस कॉन्सेप्ट में क्या गया, उसका एजम्पशन क्या है कि यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो ये जो माउंटेन्स है, जितने भी सारे माउंटेन्स है, कोई भी कितना भी माउंटेन्स हो, मान लो कि 10 माउंटेन्स आप ले रहे हो एरिस थ्योरी में, या फिर 15 माउंटेन्स ले रहे हो, या फिर एन नंबर ऑफ माउंटेन्स ले रहे हो, एन नंबर ऑफ कोस्टल ब्लॉक्स ले रहे हो, हर माउंटेन ब्लॉक्स में, हर माउंटेन में या फिर हर ब्लॉक्स में आपका क्या है, डेंसिटी जो है यूनिफॉर्म है। यानी कि जो माउंटेन ए का अगर मान लो कि डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सीसी है,
या फिर 2700 केजी पर मीटर क्यूब है। यूनिट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। कोई भी एंट्रेंस हो, आपका यूनिट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे आप हाइड्रोलॉजी पढ़ रहे हो, चाहे आप जनरल जियोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई भी आप जियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जियो फिजिक्स पढ़ रहे हो, कोई भी एक एग्जाम है, आपको यूनिट कन्वर्जन और यूनिट सही से आना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में आपको परेशानी होगी होगी, ठीक है। तो ये माउंटेन ए का मान लो डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सीसी, ठीक है, 2.7 ग्राम पर सीसी, ठीक है, 2.7 ग्राम पर सीसी, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। या फिर इसको अगर केजी पर मीटर क्यूब में करोगे तो कितना हुआ, 2700 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो माउंटेन ए का अगर डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सीसी है, तो माउंटेन बी का भी सेम डेंसिटी है 2.7 ग्राम पर सीसी, माउंटेन सी का भी 2.7 ग्राम पर सीसी है, और माउंटेन डी का भी 2.7 ग्राम पर सीसी है। जितना भी क्रोस्टल ब्लॉक्स है या फिर जितना भी माउंटेन्स है, जितना भी टोपोग्राफिक फीचर्स है, क्रोस्टल ब्लॉक्स है, सबका क्या है यहाँ पे आपका उनका जो डेंसिटी है वो इक्वल है। तो यूनिफॉर्म डेंसिटी, इसका मतलब है यूनिफॉर्म डेंसिटी। एरिस थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसिस में जो उनका अजम्पशन था कि जितना भी क्रोस्टल कॉलम्स है, जितना भी ब्लॉक्स है, उनका डेंसिटी इक्वल होगा। इसको पहले जान लो, ठीक है, इसको पहले जान लो। मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ये चीज मैक्सिमम लोगों को पता होगा, फिर से मैं इससे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सो दैट कोई किसी एक का भी मिस नहीं होगा, ठीक है। तो 2.7 ग्राम पर सीसी अगर किसी एक का भी है, तो सारे ब्लॉक्स का, सारे क्रिस्टल कॉलम्स का डेंसिटी उतना ही होगा। फिर वेरिंग डेप्थ, ठीक है, वेरिंग डेप्थ क्या है, मतलब डेप्थ ऑफ सिंक जो है, ठीक है, वेरिंग डेप्थ जो है, एक यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, डेप्थ ऑफ कॉम्पेंसेशन। डेप्थ ऑफ कॉम्पेंसेशन एक है और एक सिंक डेप्थ है, ठीक है। कि कहाँ तक वो उनका कहाँ तक वो सिंक किए हुए हैं, ठीक है, कहाँ तक वो सिंक किए हुए हैं। जैसे कि प्राट थ्योरी में जब हम आएंगे देखेंगे, उनका जो सिंक डेप्थ है या फिर डेप्थ ऑफ सिंक है वो इक्वल है। सारे क्रोस्टल कॉलम्स के लिए उनका जो डेप्थ ऑफ सिंक है वो इक्वल है। लेकिन क्रोस्टल सॉरी, जो हमारा जो एरिस थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसिस में जो डेप्थ ऑफ सिंक है या फिर जो सिंकिंग डेप्थ है वो अनइक्वल है। ये देखो यहाँ तक सिंक किया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ तक सिंक किया हुआ है, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये यहाँ तक सिंक किए हुए हैं, ठीक है। डेप्थ ऑफ कंपेंसेशन क्या है, जो डेप्थ ऑफ कंपेंसेशन आपका है वो आइसोस्टेसिस थ्योरी में ये एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, इमेजिनरी लाइन है, जहां पे क्या है आपका मास पर यूनिट एरिया ऑल ओवर द अर्थ सरफेस, ठीक है, आपका क्या है इक्वल है। क्या, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये इक्वल है। डेप्थ ऑफ कंपेंसेशन इज ए इमेजिनरी डेप्थ एट सब सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। आपका अर्थ का सरफेस देख रहे हो, उसका सब सरफेस एक है, सरफेस से नीचे क्या होता है, सब सरफेस होता है। तो अर्थ का सब सरफेस में एक ऐसा इमेजिनरी डेप्थ है, एक ऐसे इमेजिनरी डेप्थ है या फिर एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है जहां पे क्या है आपका जो मास पर यूनिट एरिया है, ठीक है, मास पर यूनिट एरिया वो इक्वल है, ठीक है। मास पर यूनिट एरिया मतलब उस लाइन के अलोंग अगर आप ड्रॉ करोगे, उस लाइन के अलोंग अगर आप मास पर यूनिट एरिया का प्रोफाइल एक जनरेट करोगे, तो वो जो मास पर यूनिट एरिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, ऑल ओवर द अर्थ सब सरफेस, वो क्या होगा, इक्वल होगा उस डेप्थ में, ठीक है। उसको आप क्या बोलते हो, जोन ऑफ कॉम्पेंसेशन और डेप्थ ऑफ कॉम्पेंसेशन, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे कि उसका भी एक थ्योरी था कि मतलब एक जियोलॉजिस्ट ने उनको ये दिया था कि उसका एक पर्टिकुलर डेप्थ में ये डेप्थ ऑफ कॉम्पेंसेशन आता है, लेकिन उसको बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया। क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया, वो एग्जैक्टली उस डेप्थ में क्यों नहीं होता है, उसके ऊपर हम देखेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन आज वो चीज को नहीं देखते हैं, ठीक है। तो ये जो सिंक डेप्थ है, इस पे फोकस करो। ये जो सिंक डेप्थ है, ठीक है, ये जो सिंक डेप्थ है, ये सिंक डेप्थ जो है एरी का जो आइसोस्टेसिस थ्योरी है, ये सिंक डेप्थ डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रोस्टल ब्लॉक्स, ये जान लो, ठीक है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस चीज को मार्क कर लो कि पहले तो यूनिफॉर्म डेंसिटी, जितना भी क्रोस्टल कॉलम्स, जितना भी क्रोस्टल ब्लॉक्स है, उनका डेंसिटी इक्वल है। अगर 2.7 ग्राम पर सीसी है तो सबका 2.7 ग्राम पर सीसी, अगर 2.6 ग्राम पर सीसी है तो सबका 2.6 ग्राम पर सीसी है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सिंक डेप्थ या फिर डेप्थ ऑफ जो सिंक है, 1 मिनट, तो ये जो डेप्थ ऑफ सिंक है या फिर सिंकिंग डेप्थ जो है, ये डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रोस्टल कॉलम्स और डिफरेंट क्रोस्टल ब्लॉक्स। तो ये एक चीज जान लो, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं ये डिफरेंस थिकनेस। अच्छा, हमने ये देखा कि ये जो माउंटेन्स है या फिर डिफरेंट जो क्रोस्टल कॉलम्स है, उनका क्या है, उनका जो आपका डेंसिटी देखो इक्वल है।
तो ये जो इक्वल डेंसिटी है, हम आइसोस्टेसिस हमने क्या देखा था कि जो डिफरेंट थिकनेस होके डिफरेंट डेंसिटी होके वो बैलेंस आउट एक दूसरे को कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि सारे के सारे क्रोस्टल कॉलम्स का जो है आपका डेंसिटी इक्वल है और हाइट डिफरेंट है, तो वो बैलेंस कैसे होगा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक तो आपका जो डेंसिटी है वो इक्वल है और उनका हाइट क्या है कि माउंटेन ए का, मान लो कि अभी हम नीचे वाला पार्ट नहीं देख रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ऊपर देखो, इसका हाइट इतना है, ये ब्लॉक का हाइट इतना है, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, इसको डी ले लो, ठीक है। हम एरिस आइसोस्टेसिस थ्योरी में क्या बोल रहे हैं, ए बी सी डी सारे कोस्टल कॉलम्स का क्या है, डेंसिटी इक्वल है। तो ये तो गजब बात हो गया कि जो डेंसिटी है वो इक्वल है लेकिन हाइट अनइक्वल है, तो ये तो मास बैलेंसिंग को जस्टिफाई नहीं कर रहा ना, समझ पा रहे हो कि नहीं? एक इसका भी डेंसिटी जितना है ए का, बी का भी उतना है, सी का भी उतना है, डी का भी डेंसिटी उतना है, डेंसिटी इक्वल है लेकिन डी का जो हाइट है वो कम है, डी का जो हाइट है वो कम है, तो ये तो मैथ इम्बैलेंसिंग हो जाएगा क्योंकि अब डेंसिटी उतना है लेकिन हाइट कम है, ठीक है, तो मैथ इम्बैलेंसिंग हो जाएगा। तो एरी ने क्या बताया, उसको कैसे जस्टिफाई किया इस चीज को, कि उन्होंने तो एक तो बताया कि डेंसिटी इक्वल है लेकिन हाइट डिफरेंट है, तो उस चीज को कैसे जस्टिफाई किया, उन्होंने ऐसे जस्टिफाई किया, उन्होंने बोला कि जितना बड़ा हाइट होगा या फिर जितना हाइट वाला कोई क्रिस्टल कॉलम्स होगा उसके नीचे प्रोपोर्शनेटली उतना बड़ा रूट होगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? मान लो कि ए का हाइट सबसे ज्यादा है, तो इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे जो रूट भी होगा वो भी सबसे ज्यादा लंबा होगा, ठीक है, ये भी सबसे ज्यादा लंबा होगा। और बी का उससे कम थोड़ा था हाइट, तो ये जो रूट है उससे थोड़ा कम होगा। सी का उससे कम थोड़ा हाइट था, तो सी का जो रूट है उससे थोड़ा कम होगा। डी का सबसे कम हाइट था, तो उसका जो क्रस्ट है वो भी सबसे कम होगा, ठीक है। ये जो एक्सेस ऑफ हाइट था ए में, ठीक है, सेम डेंसिटी के साथ, उसको बैलेंस करने के लिए प्रोपोर्शनेटली नीचे क्या है उतना बड़ा रूट है, सो दैट वो बैलेंस कर लेगा। ऊपर में जितना नीचे प्रोपोर्शनेटली उतना है, ऊपर में जितना नीचे उतना मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से मार्क करो। मान लो कि ऊपर में जो क्रस्ट जो माउंटेन का हाइट है 5 किलोमीटर, ये मत समझ लेना कि उसका जो कोरेस्पॉन्डिंग रूट है वो 5 किलोमीटर, ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि प्रोपोर्शनेटली उतना बड़ा हाइट होगा, ठीक है। मान लो कि 5 किलोमीटर का 35 किलोमीटर हो सकता है, जितना भी होगा उसका हम अभी फॉर्मूला देखेंगे और उसका न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। फिर बी का उससे थोड़ा कम है, तो उसका जो रूट है उससे और थोड़ा कम है, ठीक है। तो डी का लिस्ट हाइट था, उसका जो रूट है वो भी लिस्ट डेप्थ का होगा, ठीक है। तो उसको कैसे बैलेंस आउट कर रहे थे समझ पा रहे हो? एक तो मैंने ये बताया सबका डेंसिटी इक्वल है, ठीक है। अगर सबका डेंसिटी इक्वल है और अनइक्वल हाइट है, तो वो कैसे मास बैलेंसिंग हुआ? मास बैलेंसिंग नहीं हुआ ना। तो उन्होंने क्या बताया कि उसको मास बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे क्या है, जो रूट है, जिसका जितना हाइट है उसका उतना बड़ा रूट है, ठीक है, प्रोपोर्शनेटली उतना बड़ा रूट है। और ये जो मैं बीच में स्पेस छोड़ा हूं, दिस इज योर एवरेज क्रोस्टल थिकनेस, दिस इज योर एवरेज क्रोस्टल थिकनेस, ठीक है। जो रूट जो है वो इमीडिएटली शुरू नहीं हो जाता है माउंटेन के नीचे से, ठीक है। एक आपका क्या होता है मीन सी लेवल का जो क्रोस्टल थिकनेस है, मान लो कि 30 किलोमीटर है। आप जब पढ़ते हो, आप कभी भी जियोलॉजी आप स्टार्ट करते हो, तो आप क्या पढ़ते हो कि क्रोस्ट का जो एवरेज थिकनेस है इट गोज फ्रॉम 30 to 35 किलोमीटर। तो ये जो एवरेज क्रोस्टल थिकनेस है ये बीच में रहता है। फिर आप क्या पढ़ते हो, माउंटेन एरिया में जो आपका एवरेज क्रोस्टल थिकनेस इट गोज अप टू 70 किलोमीटर, इन सम एरियाज इवन 100 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो माउंटेन है, एक केस में देखो ये जो क्रोस्टल थिकनेस है सबसे ज्यादा है। क्यों क्रिस्टल थिकनेस सबसे ज्यादा है? क्योंकि उसका माउंटेन का हाइट ए है, यहाँ पे ये देखो माउंटेन का हाइट है एच, ठीक है। यहाँ पे ये मान लो कि एवरेज क्रिस्टल थिकनेस है, इसको और टी लेते हैं। अभी समझो, अभी मजेदार पार्ट अभी आ रहा है, ठीक है। और ये जो रूट है इसको आर लो। आप जो पढ़ते हो ना, एक चीज आप हमेशा पढ़े होगे कि जो माउंटेन एरिया में एवरेज क्रोस्टल जो थिकनेस होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है। नॉर्मल एरिया में मीन सी लेवल पे आपका जो एवरेज क्रोस्टल थिकनेस है वो आप पढ़ते हो, ठीक है, 30 to 35 किलोमीटर। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? फिर आप देखते हो कि जहां पे ओरोजेनिक बेल्ट है या फिर कोई माउंटेन फोल्ड माउंटेन है, उस एरिया में आपका जो एवरेज कोस्टल थिकनेस है माउंटेन एरिया में, कोस्टल थिकनेस कहाँ तक जाता है, 70-80 किलोमीटर तक चला जाता है। इवन इट कैन गो अप टू 100 to 110 किलोमीटर। ये क्यों होता है? क्योंकि माउंटेन एरिया में आप देख रहे हो तीन चीज है, एक हाइट ऑफ द माउंटेन है, एक आपका एवरेज कोस्टल थिकनेस है, थर्ड आपका जो रूट है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, जो रूट है, रूट इज ए पार्ट ऑफ क्रस्ट। काफी सारे लोगों को लगता है रूट इज ए पार्ट ऑफ मेंटल, नहीं, ये गलत है। रूट इज ए पार्ट ऑफ क्रस्ट ओनली,
रूट इज अ पार्ट ऑफ क्रस्ट ओनली। ठीक है, तो इसलिए हम जब देखते हैं कि जो कहाँ पे ओरोजेनिक बेल्ट है या फिर माउंटेन एरिया है, वहां पे एवरेज जो हाइट है या फिर एवरेज जो डेप्थ है या फिर जो क्रोस्टल थिकनेस है, वो इट कैन गो अप टू 110 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीन कंपोनेंट ऐड हो जाता है। एक तो माउंटेन का हाइट और एक एवरेज क्रोस्टल थिकनेस है जो हर एरिया में रहता है 30 to 35 किलोमीटर। ठीक है, और फिर उसके बाद नीचे आपका आ जाता है रूट। और सबसे मजेदार बात यहाँ पे क्या है पता है? ये जो आप सोचते हो कि माउंटेन का जो 5 किलोमीटर हाइट है, हाँ, इसके वजह से शायद इसका जो एवरेज क्रोस्टल इसका जो क्रोस्टल थिकनेस है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप सोचो हम बोलते हैं कि कोई भी एक ओरोजेनिक बेल्ट में या फिर माउंटेन एरिया में जो क्रोस्टल थिकनेस है, इट कैन गो अप टू 110 किलोमीटर। आप सोचो, एवरेज क्रोस्टल थिकनेस तो 30 किलोमीटर है, 30 to 35 किलोमीटर, चलो मान लो 35 किलोमीटर ले लो। उसके बाद आपको माउंटेन मैक्सिमम कितना ले सकते हो? एवरेस्ट का लोगे मैक्सिमम, ठीक है, तो 8,850 मीटर ले लो। तो 30 + 8,800 मीटर, मतलब 30 प्लस रफली 9 किलोमीटर ले लो। 30 किलोमीटर + 9 किलोमीटर, 35 + 9 ले लो, 35 + 9 कितना हुआ? 44 किलोमीटर। तो 110 किलोमीटर कैसे हो गया? कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट होता है, आपका जो रूट है ना वो बहुत बड़ा चीज है। ठीक है, जो रूट है उसका जो डेप्थ है बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने शुरू से ही बताया कि ये मत समझ लेना कि जो माउंटेन का हाइट जितना है उसका नीचे उतना रूट होता है, ऐसा नहीं है। उसका फॉर्मूला भी हम डिराइव करेंगे, बहुत सारे लोग आप में से जानते भी होंगे उसको। लेकिन जो माउंटेन का हाइट है उसके प्रोपोर्शनेटली, जितना माउंटेन का हाइट होगा उसके प्रोपोर्शनेटली बहुत बड़ा रूट होता है। ठीक है, बहुत बड़ा रूट होता है। और ये जो रूट है ये कंट्रीब्यूट करता है किसको? आपका जो माउंटेन एरिया में जो आपका क्रिस्टल थिकनेस इतना जो ज्यादा हो जाता है ना, ये जो रूट है वो कंट्रीब्यूट करता है उसको। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? और ये जो रूट है, अ, अच्छा, इसका फॉर्मूला देख लेंगे अभी। हाँ, ठीक है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो रूट है, हाँ, और एक बात बता रहा था, जैसे कि टिप ऑफ आइसबर्ग जैसे होता है। ये जो रूट है वो टिप ऑफ आइसबर्ग जैसे ही होता है। टिप ऑफ आइसबर्ग मतलब क्या है? कभी भी एक आइसबर्ग आप देखते हो पानी में फ्लोट करता रहता है, आपको लगता है कि वाह वाह, इतना 10 मीटर 15 मीटर का मतलब आइस पानी के ऊपर फ्लोट करता रहता है। लेकिन अगर आप नीचे पानी के नीचे देखोगे, 50 मीटर 60 मीटर 30 मीटर 40 मीटर ऐसा वो फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली जो एरिस थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी है, इट इज मोटिवेटेड फ्रॉम टिप ऑफ आइसबर्ग ओनली। कि जो माउंटेन जो हमें दिखता है ऊपर में वो छोटा सा है, वो हमें भले ही लगता हो कि इतना बड़ा है, लेकिन उसके जो नीचे जो रूट होता है ना वो काफी बड़ा होता है। ठीक है, उसके नीचे जो रूट होता है दैट कंट्रीब्यूट द मेजर पोर्शन ऑफ आपका क्रस्ट। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जो एवरेज क्रोस्टल थिकनेस इन माउंटेन एरिया, एवरेज नहीं, क्रोस्टल थिकनेस इन माउंटेन एरिया, इट कैन गो बियॉन्ड 100 किलोमीटर, 110 किलोमीटर तक भी जा सकता है। माउंटेन का मैक्सिमम हाइट ले लो 9 किलोमीटर, इसका ले लो 35 किलोमीटर, 44 किलोमीटर। रेस्ट जो आपका आ रहा है 65 किलोमीटर, वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है आपका रूट से। तो ये रूट जो इसका जो थिकनेस होता है या फिर जो रूट का जो डेप्थ होता है वो काफी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरिस का थ्योरी। इसका भी हम फॉर्मूला देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने जो जो लिखा था, एक एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एक यूनिफॉर्म डेंसिटी। देखो मैं ये थोड़ा टाइम लेके पढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ा रिपीटेटिव भी हो रहा है और मैं बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ, लेकिन जानना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस बार काफी ज्यादा टाइम है। लास्ट टाइम जैसे हमें लास्ट ईयर जैसे हमें जल्दी जल्दी में कोर्स कवर किया था, क्योंकि वी हैव स्टार्टेड वेरी लेट अराउंड अगस्त, लेट जुलाई और अगस्त। हमारे पास मुश्किल से 3-4 महीना था, 4-5 महीना था। ठीक है, तो इसीलिए हमने काफी जल्दी जल्दी में कोर्स कवर किया था। इस बार हमारे पास 1 साल है। 1 साल में जियोलॉजी ऐसे पढ़ेंगे जैसे उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होगा फिर से। ठीक है, तो फिर एरिस थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसिस एक यूनिफॉर्म डेंसिटी है। जितने भी क्रोस्टल ब्लॉक्स हैं, हम जितना भी माउंटेन्स है या फिर जितना भी क्रोस्टल कॉलम्स है, सबका डेंसिटी इक्वल है। अगर 2.7 ग्राम पर सीसी है तो सबका 2.7 ग्राम पर सीसी है। अगर 2.8 ग्राम पर सीसी है तो सबका 2.8 ग्राम पर सीसी है। विद वैरिंग डेप्थ, विद वैरिंग डेप्थ मतलब उनका जो सिंक डेप्थ है वो डिफरेंट डेप्थ में वो सिंक करते हैं। ठीक है, और उनका जो थिकनेस है वो डिफरेंट थिकनेस है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म डेंसिटी है लेकिन अनइक्वल हाइट है, तो उसको वो जस्टिफाई कैसे किया था? उसको ये ऐसे जस्टिफाई किया था कि जिसका जितना हाइट है उसका नीचे उतना बड़ा प्रोपोर्शनेटली एक रूट भी है। तो इसके वजह से क्या होता है, वो जो थिकनेस है वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, अभी इक्वल डेंसिटी था तो अनइक्वल हाइट को मैच करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मास इम्बैलेंसिंग हो जाएगा। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए एक क्या है, एक आपका रूट है, और वो जो रूट है वो अनइक्वल है।
ठीक है। और कैसे अनइक्वल है, जिसका जितना बड़ा हाइट है उसका उतना बड़ा उतना उतना डेप्थ तक उसका रूट है, और उसका डिफरेंट थिकनेस हो गया। और यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या है, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम यहाँ पे रूट का कॉन्सेप्ट दिया गया है। एरिस थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसिस में क्या है, आपको रूट का कॉन्सेप्ट मिलता है, इसलिए ये जो आइसोस्टेसिस थ्योरी है इसको क्या बोलते हैं, माउंटेन रूट थ्योरी। इसको क्या बोलते हैं, माउंटेन रूट थ्योरी। ठीक है, ऑल क्लियर। अभी इसका हम न्यूमेरिकल पार्ट को जाएंगे, इसका डेरिवेशन पार्ट को जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ तक किसी को अगर डाउट तो पूछ लो एक बार। यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नो डाउट, देन शुड वी प्रोसीड। ओके, देखो एक उसका जिस जो ऐसा एक डायग्राम हमने, थैंक यू रौनक। ठीक है, तो जिसका हम इसका एक हमने जो डायग्राम बनाया था उसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम अभी हम बनाते हैं। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करके एक डायग्राम बनाते हैं। मैंने क्या बताया, डेप्थ ऑफ कंपेंसेशन जो है उस पे क्या है, आपका मास पर यूनिट एरिया, यानी कि जो वेट आप अप्लाई कर रहे हो, जो वेट आप दे रहे हो, वो इक्वल होता है फॉर डिफरेंट क्रोस्टल कॉलम्स और फॉर डिफरेंट ब्लॉक्स। नॉट ओनली क्रोस्टल कॉलम्स, डिफरेंट ब्लॉक्स के लिए यहाँ पे क्या है, आपका डेप्थ ऑफ कंपेंसेशन में क्या है, मास पर यूनिट एरिया और वेट जो होता है ना, जो वो इक्वल होता है डेप्थ ऑफ कंपेंसेशन। डेप्थ ऑफ कंपेंसेशन का तो कॉन्सेप्ट ही यही है ना, कि ये एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है जहाँ पे क्या है, आपका वो मास पर यूनिट एरिया और जो वेट है वो जो क्रोस्टल ब्लॉक्स है, मान लो कि ये 3 क्रोस्टल ब्लॉक्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो देख रहे हो, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, मान लो कि ये जो है ए, फिर ये जो है बी, ये जो है सी, ये जो 3 जो क्रोस्टल कॉलम्स हैं, और जो गेट लोग हैं उनके लिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका और ग्रेविटी का, जब आप ग्रेविटी पढ़ोगे जियोफिजिक्स का, उसका बहुत ही ज्यादा मतलब रिलेशन है। ठीक है, तो जब हम ग्रेविटी पढ़ेंगे जियोफिजिक्स में उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो ए एक ब्लॉक है, ए के नीचे जो ब्लॉक है उसको ए ब्लॉक मान लो। ठीक है, और फिर बी और फिर सी। ठीक है, ये तीनों का क्या है, डेप्थ ऑफ कंपेंसेशन में ये जो 3 ब्लॉक्स है उनका वेट इक्वल होगा, तभी जाके मास बैलेंसिंग होगा ना। अगर इक्वल वेट नहीं होगा तो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ए जो मास एक्सर्ट कर रहा है डेप्थ ऑफ कंपेंसेशन के ऊपर, ये जो लाइन है, डॉटेड लाइन है, दैट इज योर डेप्थ ऑफ कंपेंसेशन। और डेप्थ ऑफ कंपेंसेशन में आपको पता है क्या है, जो मास पर यूनिट एरिया है या फिर जो वेट है वो आपका इक्वल है, इक्वल है फॉर डिफरेंट ब्लॉक्स। ठीक है, फॉर डिफरेंट ब्लॉक्स। ठीक है, तो ए के लिए ए जितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, जितना मास पर यूनिट एरिया, जितना वेट एक्सर्ट कर रहा है, बी उतना ही वेट एक्सर्ट कर रहा है, और सी भी उतना ही वेट एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, हम्म, तो एक एक केस में देखो, अभी एक एक इंडिविजुअल टर्म्स को आप देखो, इसको समझो, ऐसा नहीं कि रट्टा मार लो, रूट का फॉर्मूला ये है तो रूट का, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से वो ट्रिकियर डाल सकते हैं। ठीक है, आजकल जो एग्जामिनर है काफी ज्यादा मतलब ट्रिकियर क्वेश्चन पुट करते हैं, तो इसको थोड़ा समझो, और बहुत ही इजी है, ऐसा नहीं कि कोई ये रॉकेट साइंस है। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका डेप्थ ऑफ कंपेंसेशन है, ये मैंने बताया था, ये जो है आपका एवरेज क्रोस्टल थिकनेस है, ये जो है ये आपका एवरेज क्रोस्टल थिकनेस है। ये एवरेज क्रोस्टल थिकनेस, इसका जो हाइट है उसको, या फिर उसका जो डेप्थ है, उसका थिकनेस है, उसको टी ले लेते हैं, ये दिस इज योर एवरेज क्रोस्टल थिकनेस। बी जो है एक माउंटेन है, और ए और सी मान लो कि ये मीन सी लेवल पे है, ऑलमोस्ट मीन सी लेवल पे है अभी, फॉर आवर कन्वीनियंस, फॉर डेरिवेशन ऑफ आवर फॉर्मूला, अब इसको मान लो कि ये एक मीन सी लेवल है। ठीक है, तो ये जो टी है आपका एवरेज क्रोस्टल थिकनेस है, ये आपका मीन सी लेवल मान लो। ठीक है, मीन सी लेवल। तो बी जो है वो एक माउंटेन है, तो माउंटेन का एक सर्टन हाइट है, मीन सी लेवल से एक सर्टन हाइट पे वो है, मान लो कि इसका जो हाइट है दैट इज एच, इसका हाइट को क्या मान लो, एच, स्मॉल एच ले लो। ठीक है, इसका हाइट को आप स्मॉल एच ले लो। ठीक है, और हमने ये क्या देखा था, ये एरिस थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसिस पढ़ रहे हैं, इसको अच्छे से ध्यान में रखो। एरिस थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसिस में डिफरेंट क्रोस्टल ब्लॉक्स का डेंसिटी इक्वल है, तो अगर एक क्रोस्टल ब्लॉक्स का हम डेंसिटी रो सी ले रहे हैं, ठीक है, रो स्टैंड्स फॉर डेंसिटी, सी स्टैंड्स फॉर क्रस्ट,
ठीक है। अगर रो सी ले रहे हैं तो जो डिफरेंट जो क्रिस्टल ब्लॉक्स है उनका भी डेंसिटी हमें रो सी ही लेना पड़ेगा। तो अगर ए का रो सी है, ए का डेंसिटी अगर रो सी है, बी का भी रो सी है, सी का भी रो सी है, ठीक है। इनका डेंसिटी, क्योंकि हम एरीज थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है। इतना मैं बार बार इसको रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस पे लोगों को कंफ्यूजन होता है। बहुत ही बेसिक से जा रहे हैं लेकिन पूरा कवर करेंगे, एक भी चीज को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसका जो डेंसिटी है वो रो सी है थ्रू आउट द ब्लॉक। जब हम प्राइड थ्योरी पढ़ेंगे देखना, एक में मैं रो सी लिख रहा हूँ, एक को मैं रो एक्स लिख रहा हूँ, एक को मैं रो जेड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें मैं अलग अलग रो लिखूंगा, यहाँ पे लेकिन रो सी ही लिख रहा हूँ क्रस्ट के केस में, ठीक है। क्योंकि उनके एरिस थ्योरी में क्या था, जितने भी क्रोस्टल कॉलम्स हैं, जितने भी क्रोस्टल कॉलम्स है उनका डेंसिटी क्या है, इक्वल है। लेकिन ये क्या है, इस यहाँ पे मैं लिखा रो एम, यहाँ पे मैं लिखा रो एम। ये क्यों मैं लिखा, मैंने तो अभी कुछ टाइम पहले बताया। जब भी आप पढ़ते हो ना, आप ऐसे पढ़ो, क्रॉस क्वेश्चन करते रहो, हमेशा क्रॉस क्वेश्चन करते रहो। जितने भी आप टॉपर्स देखोगे, फॉर्चुनेटली हमारे क्लास में अभी गेट के 3 टॉपर्स हैं, ठीक है। आपको पता होगा लास्ट ईयर भी वो हमारे साथ थे। तो वो जो पढ़ते हैं ना, उनका जो देखो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होता है वो अलग लेवल का होता है। एक एवरेज स्टूडेंट्स में और एक टॉपर में यही डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि वो जब पढ़ते हैं ना, ए टू जेड हर चीज को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ ही पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी रट्टा मार लो और एग्जाम में चले गए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने रो सी लिखा यहाँ पे, लेकिन रो एम क्यों लिखा, क्योंकि उसके नीचे जो है मेंटल है, लेकिन इस केस में मैं रो सी ही लिखूंगा। देखो 3 चीज मैंने लिखा है, एक में ए के केस में रो एम लिखा, बी के केस में रो सी लिखा, सी के केस में रो एम लिखा। क्यों, क्योंकि ए और सी के केस में वो क्रस्ट वहीं पे कंप्लीट हो जाता है, उसके नीचे जो है रो एम है। लेकिन बी के केस में क्या है, माउंटेन था, और माउंटेन के नीचे ये जो था वो रो सी ही था, ठीक है। क्योंकि वो रूट है, ये जो है रूट है आपका। मैं इसको रूट को मार्क करता हूँ यहाँ से यहाँ, ठीक है। रेड में जो एरिया मार्क किया दैट इज योर रूट। और रूट जो है इट इज ए पार्ट ऑफ क्रस्ट ओनली। मैंने आपको बताया था इट इज ए पार्ट ऑफ क्रस्ट ओनली। तो यहीं पे ये छोटे छोटे चीजें ना बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो ये जो रो सी है, ये रो सी क्यों है, क्योंकि ये रूट है। और रूट का क्या है, रूट का आपका जो डेंसिटी है दैट इज रो सी ओनली, ठीक है। क्योंकि हमने ये बात किया था कि जो जितने सारे क्रोस्टल कॉलम से जितने सारे क्रोस्टल ब्लॉक्स है उनका डेंसिटी इक्वल रहेगा, यूनिफॉर्म डेंसिटी, ठीक है। तो दैट इज योर रो सी। और फिर उसके, लेकिन ए और सी के केस में क्या हुआ, जहां पे डेंसिटी ऑफ क्रस्ट खत्म हो जाएगा, या फिर जहां पे क्रस्ट एंड हो जाता है उसके नीचे तो मेंटल आएगा ना, तो उसको रो एम लिखेंगे, ठीक है। उसको रो एम ही लिखेंगे। तो अभी हम इसका डिराइव करते हैं। इसमें हम क्या डिराइव करेंगे, यहाँ पे हमें टी नोन है, यहाँ पे हमें एच नोन है, एवरेज क्रोस्टल थिकनेस नोन है, हाइट ऑफ द माउंटेन नोन है, डेंसिटी ऑफ क्रस्ट नोन है। हमें यहाँ पे अननोन फैक्टर क्या है, आर, रूट कितना है। जो माउंटेन हम देख रहे हैं एक सर्टन हाइट का एच का, उसका नीचे रूट क्या है। हमने बताया था कि डिफरेंट हाइट के लिए डिफरेंट रूट मिलेगा। तो अगर एक माउंटेन का हम हाइट एच देख रहे हैं, उसका रूट कितना होगा। अगर एक माउंटेन का हाइट H1 है तो उसका रूट कितना होगा, R1 कितना होगा। अगर एक माउंटेन का हाइट H2 है, उसका रूट कितना होगा, R2 कितना होगा। तो यहाँ पे अननोन फैक्टर जो है दैट इज योर आर, यानी कि रूट। तो अभी हम रूट को डिराइव करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, रूट को डिराइव करेंगे। तो ये जो रूट है, ठीक है, इसको हम डिराइव करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि जो डेप्थ ऑफ कंपेंसेशन है, वहां पे क्या है, आप जो जो क्रॉस्टल कॉलम्स ए है या फिर बी है या फिर सी है, जितने भी कॉलम्स है, करते हैं डेप्थ ऑफ कंपेंसेशन में वो इक्वल वेट इक्वल मास वो एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ कंपेंसेशन में सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी ए कॉलम को कंसीडर करो, ए और बी, क्योंकि ए और सी ऑलमोस्ट इक्वल है हर चीज में, ठीक है। तो और ए और बी को आप कंसीडर करो। क्यों बी को क्यों कंसीडर करें, ए और सी को क्यों कंसीडर नहीं करें, क्योंकि बी के केस में रूट है। तो इसलिए हम ए को कंसीडर करें और बी को कंसीडर करें, या फिर बी और सी को, किसी को भी कंसीडर कर सकते हो। अभी हम ए और बी को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ए के केस में क्या होगा, ए के केस में क्या होगा, ये यहां से शुरू हुआ है, ठीक है। ये यहां से शुरू होके यहां तक गया है। एच जो मैंने लिखा है ना वो बी के लिए लिखा है, ये मत समझ लेना कि एच जो है वो ए के लिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। एच जो है, इसको मैं यहां से हटा देता हूँ, 1 मिनट। इसको ब्लू मार्क कर लेते हैं। हाइट जो है एच है, ठीक है। हम्म तो ए के केस में देखो, रो सी इंटू टी, ठीक है, रो सी इंटू टी प्लस रो सी, सॉरी, रो एम, रो एम
इंटू आर, रो एम इंटू आर, क्योंकि ये जो है ये क्या है, ये आपका आर ही तो है, मेंटल है, लेकिन उसका जो थिकनेस है वो आर है, ठीक है, रो एम इंटू आर। अभी ये ए ब्लॉक के केस में, ठीक है, ए ब्लॉक के केस में जो इक्वेशन आया इतना आया, जो टोटल जो वेट एग्जर्ट कर रहे हैं वो लोग इतना कर रहे हैं, जो ए ब्लॉक के लिए जो टोटल वेट आ रहा है या फिर जो टोटल मास आ रहा है वो कितना आ रहा है, रो सी, उसका थिकनेस कितना है टी। ए के केस में देखो, ये वाला देखो, ये वाला पोर्शन को देखो, ये वाला पोर्शन वहां पे डेंसिटी जो है रो सी है, क्रस्ट वहां तक है, तो उसका डेंसिटी रो सी है, और उसका जो थिकनेस है दैट इज टी, रो सी इंटू टी, प्लस उसके नीचे कितना, क्योंकि डेप्थ ऑफ कंपनसेशन तो यहां तक है ना, मान लो कि जो एक्स नंबर पॉइंट है एक्स, तो रो सी के नीचे ए में, रो सी के नीचे क्या है, रो एम है, क्योंकि मेंटल वहां से शुरू हो जा रहा है, तो रो एम। अच्छा, कोई ज्वाइन करने के लिए मैसेज लिख रहा है, ठीक है, तो रो एम, उसके नीचे रो सी के नीचे ए, ए ब्लॉक के लिए क्या शुरू हो जाए, रो एम, मतलब मेंटल शुरू हो जाए, रो एम, और वहां पे जो थिकनेस है वो क्या है, आर है, रूट है वहां पे, उसका जो वो जो थिकनेस है आर है ना, वहां पे रूट नहीं है, लेकिन उसका थिकनेस का हाइट कितना है, आर है, आर तो एक हाइट है ना, वो तो डेंसिटी हम उसको ऐड नहीं कर रहे हैं, उसका ये जो है, ये आपका आर है ना, समझ पा रहे हो कि नहीं, ये जो है, अभी देखो मैं ग्रीन में मार्क कर रहा हूँ, ये जो है हाइट, ये आर है, ये आर है, मान लो कि वो 5 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर हो, तो वो जो क्रस्ट था, एक एक केस में देखो, क्रस्ट जो रो सी था उसके नीचे रो एम आ रहा है, क्योंकि वहां पे मेंटल है, तो वो मेंटल कितना वेट एक्सर्ट करेगा, उसका तो हाइट या फिर जो थिकनेस है आर है, तो रो एम इंटू आर, ठीक है, रो एम इंटू आर इक्वल टू, अभी बी के केस में देखो, बी के केस में क्या है, पूरा जो ब्लॉक है वो क्रोस्टल ब्लॉक है, तो उसका डेंसिटी एक ही है, दैट इज रो सी, दैट इज रो सी, ठीक है, रो सी, और लेकिन उसका हाइट कितना है, उसमें माउंटेन ऐड हो रहा है एच, प्लस एवरेज क्रोस्टल थिकनेस जो है, ये जो एरिया है टी, प्लस ये जो एरिया है आर, आर, यहां पे किसी को समझने में प्रॉब्लम हुआ क्या बताओ, अगर ये इक्वेशन आपको समझ में आ गया तो फिर हो गया, बहुत ही आराम से मैं समझाया हूं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो बताओ। ये जो एक केस में, दिवाकर शर्मा, नो आई मीन यू अंडरस्टूड और यू डिडंट अंडरस्टैंड, क्लियर ना, ओके। एक केस में क्या हुआ, रो सी इंटू टी, उसके नीचे मेंटल आ गया, तो उसका जो डेंसिटी है रो एम, और उसका जो थिकनेस है दैट इज आर, लेकिन बी के केस में क्या है, बी के केस में पूरा का पूरा वो रो सी है, क्यों, क्योंकि वो पूरा का पूरा वो क्रस्ट ही है, तो क्रस्ट उस केस में हाइट लेकिन कितना है, उसका टोटल थिकनेस कितना है, ऊपर में माउंटेन है एच, नीचे फिर उसका एवरेज क्रोस्टल थिकनेस टी, और उसके नीचे रूट आर, तो टोटल जो थिकनेस है एच प्लस टी प्लस आर, और उसका जो डेंसिटी है दैट इज रो सी, ठीक है। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, आर मिलेगा, ठीक है, बहुत सारा कलर हो गया, रो सी टी प्लस रो एम आर इक्वल टू रो सी एच प्लस रो सी टी प्लस रो सी आर, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों साइड में क्या कॉमन है, रो सी टी कॉमन है, तो जस्ट यू कैन स्ट्राइक इट ऑफ, ठीक है, रो सी टी फ्रॉम बोथ द साइड्स, ठीक है, देन रो एम आर इक्वल टू रो सी एच प्लस रो सी आर, हमें क्या निकालना है, अननोन फैक्टर क्या था, अननोन क्वांटिटी क्या था, आर, तो जितने भी टर्म्स है आर को लेके उसको एक साइड करते हैं, तो रो एम आर माइनस रो सी आर इक्वल टू रो सी एच, ये जो रो सी आर था इसको हम इस साइड ले लिए, ठीक है, ये जो रो सी आर था उसको राइट हैंड साइड्स में, जो रो सी आर था उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी एक आर वाला टर्म था, ठीक है, रो एम आर जो था उस साइड में हम ले गए, तो ये आर को अगर अभी हम यहाँ पे कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, रो एम माइनस रो सी इक्वल टू रो सी एच, इक्वल टू रो सी एच, हमें क्या निकालना था, आर निकालना था, तो अभी आर कितना हो जाएगा, रो सी एच डिवाइडेड बाई रो एम माइनस रो सी, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर आर, आर क्या है, रूट, रूट ऑफ द माउंटेन, रो सी क्या है, डेंसिटी ऑफ क्रस्ट व्हिच इज ए नॉन क्वांटिटी, एच
इज हाइट ऑफ माउंटेन व्हिच इज अगेन ए नॉन क्वांटिटी। रो एम क्या है? डेंसिटी ऑफ मेंटल व्हिच इज अगेन ए नॉन क्वांटिटी। एंड आपका नीचे जो है अगेन आपका रो जो आपको पहले से पता है। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर योर आर, आर और रूट। ठीक है, दिस इज आपका रूट का जो फॉर्मूला है। ये रट्टा मार लेते हैं, अगर आप समझ के इसको डिराइव कर रहे हो तो दैट इज वेल एंड गुड। ठीक है, एक मिनट, एक दोस्त का बार बार कॉल आ रहा है, मैं अटेंड कर लेता हूँ। अटेंड नहीं करता हूँ। ओके, सो जो आर है दैट इज रो सी एच डिवाइडेड बाय रो एम माइनस रो सी। और ये जो एच है दैट इज हाइट ऑफ माउंटेन एबव मीन सी लेवल। व्हाट आर द वैल्यूज फॉर रो सी एंड रो एम? जो रो सी और रो एम है वो दैट इज जनरली गिवन इन द क्वेश्चन। जनरली जो रो सी है आपको कितना मिलेगा? डेंसिटी जो एवरेज क्रिस्टल डेंसिटी कहीं कहीं किसी किसी बुक्स में 2.7 ग्राम पर सीसी, अदरवाइज 2.67 ग्राम पर सीसी ये दिया रहेगा। ये जब भी कभी न्यूमेरिकल्स आएगा रो सी रो एम एच सब कुछ दिया रहेगा। ठीक है, और जो रो एम है वो जनरली 3.3 ग्राम पर सीसी दिया रहता है। ठीक है, ये 99.99% केस में ये दिया रहेगा। इनकेस नहीं दिया रहेगा तो रो सी यू एज्यूम 2.7 एंड रो एम यू एज्यूम 3.3 ग्राम पर सीसी, ऐसा लेकिन कभी होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ऐसा होगा तो कोई भी इंसान कुछ भी वैल्यू लेके ले सकता है और वो फिर बाद में क्लेम भी कर सकता है। ठीक है, तो आपको ये दिया रहेगा। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन था। अच्छा, ये तो हमने देख लिया रूट। अभी यहाँ पे भी और बहुत ज्यादा ट्रिक है। लोग रूट का उनको फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट भी समझ गए, फिर भी लोग मतलब बहुत सारे मिस्टेक्स करके आते हैं। कैसे मिस्टेक्स करते हैं मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, एक मिनट। अच्छा, एक क्वेश्चन था जो आपका गेट 2015 में 19 नंबर क्वेश्चन था, 19 या 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं जब पीडीएफ शेयर करूंगा उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें ये था कि इफ द एवरेज कोस्टल थिकनेस इज 35 किलोमीटर। नहीं, अच्छा ये तो क्वेश्चन था, ये काफी बार आपने किया होगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। एक अलग क्वेश्चन था, उसको देखते हैं पहले। ठीक, अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी ध्यान से उसको सुनो। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ मोहो? व्हाट इज द डेप्थ ऑफ मोहो from a point from a point above mountain of 2 kilometer height अभी गिवन यहाँ पे क्या क्या है? कंसिडर द एवरेज crustal thickness is 30 kilometer. density of crust is 2.8 ग्राम पर सीसी। ये कुछ भी दिया रहा है, जितना भी दिया रहेगा उसका हिसाब से करना। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ मेंटल 3.3 ग्राम पर सीसी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या पूछा? क्वेश्चन नंबर 1, देखो न्यूमेरिकली डिफरेंस करता है जितना भी आप टॉपर से बात करोगे। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक टॉपर था तो मैं आपको ये बात शेयर कर सकता हूँ कि जितने भी टॉपर से आप बात करोगे वो उनका जो मेन डिफरेंस रहता है ना, क्योंकि जो थियोरेटिकल क्वेश्चन होता है वो तो एमसीक्यू हो, उसमें तो मैक्सिमम लोग सही करेंगे। ठीक है, आउट ऑफ 40 अगर 40 नंबर का एमसीक्यू आ रहा है उसमें से 38 37 35 ये तो सब लोग स्कोर करेंगे, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। जो मेन डिफरेंस आता है दैट इज इन न्यूमेरिकल ओनली। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल में स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा। ठीक है, और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वंस आप प्रैक्टिस करोगे आपको आपके लिए वो इजी रहेगा। ठीक है, तो ये जो है व्हाट इज द डेप्थ ऑफ मोहो फ्रॉम ए पॉइंट अबव माउंटेन ऑफ 2 किलोमीटर हाइट, कंसिडर द एवरेज कोस्टल थिकनेस इज 30 किलोमीटर। यहाँ पे हो सकता है 30 की जगह 35 हो। डेंसिटी ऑफ क्रस्ट 2.8 ग्राम पर सीसी, यहाँ पे हो सकता है 2.7 ग्राम पर सीसी हो या फिर 2.67 ग्राम पर सीसी हो। एंड डेंसिटी ऑफ मेंटल इज 3.3 ग्राम पर सीसी। अच्छा, मैंने तो अभी आपको रूट पढ़ाया, अभी ये मोह कहाँ से आ गया? ठीक है, तो ऐसे ट्रिकियर क्वेश्चन वो लोग दे रहे हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे थे।
अभी आपका हाइट, माउंटेन का हाइट इतना है, आपका क्रोस्टल डेंसिटी इतना है, मेंटल डेंसिटी क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रूट। ठीक है, अभी क्या पूछ रहे हैं, ऐसे ट्रिकियर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अभी मोह क्या है, ये अचानक से मोह कहां से आ गया। ठीक है, तो आपको पता है जो मोह है दैट इज योर मोहरविसिक डिसकंटिन्यूटी। मोह जो है दैट इज योर मोहरविसिक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, मोहर बेसिक डिजाइन। अच्छा, क्वेश्चन और एक चीज में, प्रैक्टिकल चीज में आपको बता रहा हूँ। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन आता है, आपको पता है, थ्योरी पता है, कॉन्सेप्ट पता है, सब कुछ पता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप कीवर्ड मिस कर जाते हो। ऐसा नहीं कि वो कीवर्ड आपको नहीं पता है, कीवर्ड है, वो उसको आपको पता है, लेकिन मतलब वो जो कीवर्ड है उसका मीनिंग भी पता है, लेकिन आप मिस कर जाते हो कभी कभी एग्जाम प्रेशर में या फिर जल्दी जल्दी में। तो कहीं पे भी एक कीवर्ड देखते हो ना, कहीं कहीं पे भी एक कीवर्ड देखते हो, तो आपको क्या करना है, वो कीवर्ड पे सर्कल बना देना है, या फिर वो कीवर्ड को अलग से लिख के रखो। ठीक है, कहीं पे आपको लिखा गया है, मान लो कि हाइड्रोजियोलॉजी पढ़ रहे हो और लास्ट में एक क्वेश्चन दे दिया, लास्ट में पूछ रहे इसी यूनिट में मुझे चाहिए, मतलब वो जो क्वेश्चन पूछ रहे ये यूनिट में क्या होगा इसका आंसर। तो आपने सब कुछ कर लिया, आपने आंसर भी सही लिख लिया, लेकिन वो जो डिफरेंट यूनिट में वो मांगा उसको आपने मिस कर दिया। तो वो जो डिफरेंट यूनिट है उसको पहले से लिख कर रखो कि यहाँ पे ये यूनिट में हमें चाहिए, तो उसको मार्क कर लो कि ये यूनिट में चाहिए। ठीक है, तो ऐसा आपको करना है। ठीक है, तो मोह में क्या है, मोहरविसिक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो मोहरविसिक डिसकंटिन्यूटी कौन सा डिसकंटिन्यूटी है, द डिसकंटिन्यूटी और द बाउंड्री दैट सेपरेट्स क्रस्ट फ्रॉम द मैंटल। ठीक है, आपको पता है कि बहुत सारे डिसकंटिन्यूटी, मोहरविसिक डिसकंटिन्यूटी, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, लेहमान डिसकंटिन्यूटी, बहुत सारा डिसकंटिन्यूटी है। तो ये जो मोहरविसिक डिसकंटिन्यूटी है, दिस इज आपका जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो बाउंड्री है, दैट इज योर मोहरविसिक डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल मैंने डेमो क्लास में कराया था, काफी सारे लोग यहाँ से पे प्रेजेंट भी हैं उसमें। ठीक है, तो ये जो मोहरविसिक डिसकंटिन्यूटी वो उसके साथ है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या है, पहले तो आपको, तो मोहरविसिक डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे आएगा, माउंटेन के केस में क्या होगा, माउंटेन के केस में मोहरविसिक डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे आएगा, ये एक माउंटेन है मान लो। ठीक है, तो माउंटेन के केस में मोहरविसिक डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे आएगा, ये आपका माउंटेन का हाइट आ गया जिसको आप एच ले रहे थे, ये एवरेज क्रोस्टल थिकनेस टी ले रहे थे, ये आपका रूट ले रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोस्ट जहाँ पे एंड होता है वहां पे आपको क्या आता है, मोह आता है। जहां पे क्रस्ट एंड होता है वहां पे आपका क्या आता है, मोह आता है। ठीक है, यहाँ पे मोह आता है। ये सोचो, आप नहीं पूछोगे अभी, ये तो फिर आपका डेप्थ ऑफ कंपनसेशन हो गया। इस केस में ये डेप्थ ऑफ कंपनसेशन मोह के साथ कोइंसाइड कर रहा है, हर जगह पे नहीं करेगा। इस केस में मोह का क्या है, इस केस में ये जो मान लो कि ए बी सी है, ठीक है, इसको समझ लो एक बार, ये ए है, ये बी है और सी है। सी के केस में मोह कहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया। ये जो पॉइंट है ना, मैंने रेड में मार्क किया अभी, मोह यहाँ से आ गया, लेकिन उसका डेप्थ ऑफ कंपनसेशन तो यही पॉइंट है। डेप्थ ऑफ कंपनसेशन अभी भी ये पॉइंट है, लेकिन उसका मोह क्या है, अभी इस केस में मोह यहाँ पे है, लेकिन जो हमारे बी के केस में क्या है, मोह यहाँ पे है। बी के केस में आपका मोह यहीं पे है। तो मोह और डेप्थ ऑफ कंपनसेशन दे आर नॉट इक्वल, मे बी समटाइम्स दे कोइंसाइड। ठीक है, वो कभी कभी कोइंसाइड कर लेते हैं, लेकिन वो इक्वल नहीं होते। तो मोह कहाँ पे शुरू होगा, मतलब मोह कहाँ पे आता है, जहाँ पे क्रस्ट एंड होता है, जहाँ पे क्रस्ट और मेंटल का बाउंड्री होता है। तो माउंटेन के केस में क्रस्ट और मेंटल का बाउंड्री कहाँ पे आएगा, रूट के नीचे, क्योंकि मैंने बताया था कि रूट इज अ पार्ट ऑफ क्रस्ट, रूट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेंटल। तो रूट जहाँ पे एंड होगा, यानी कि वो क्या बोल रहा है कि माउंटेन के ऊपर जो पॉइंट है वहां से हमें मोह का डेप्थ चाहिए, यानी कि वो ये टोटल क्रोस्टल थिकनेस वो पूछ रहा है माउंटेन के नीचे। माउंटेन के नीचे ये टोटल क्रोस्टल थिकनेस ये पूछ रहा है, ये सिर्फ रूट नहीं पूछ रहा है। तो अभी आपको पता है रूट जो है दैट इज रो सी एच डिवाइडेड बाय रो एम माइनस रो सी। ठीक है, तो रूट क्या हो गया, हो जाएगा, रो सी कितना है, रो सी हमें यहाँ पे दिया गया है 2.8, माउंटेन का हाइट क्या है 2 है, रो एम यहाँ पे दिया गया है 3.3, मतलब जो डेंसिटी ऑफ मेंटल है, और डेंसिटी ऑफ क्रस्ट क्या है 2.8। ठीक है, तो R इक्वल टू 2.8 इंटू 2 कितना हो गया 5.6, डिवाइडेड बाई 3.8 माइनस 2.8 0.5, 5.6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 11.2 किलोमीटर। ठीक है, तो जो रूट का जो डेप्थ है दैट इज 11.2 किलोमीटर, रूट का जो डेप्थ है। तो लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, वो जो माउंटेन टिप से, माउंटेन जिसका हाइट 2 किलोमीटर, उसका टिप से लेके, उसका टिप पॉइंट से लेके पूरा रूट तक, तो वहां पे क्या क्या आएगा, आपको ऐड करना पड़ेगा एच, आपको ऐड करना पड़ेगा टी, आपको ऐड करना पड़ेगा रूट। ठीक है, तो एच कितना था, एच आपका था 2 किलोमीटर, टी कितना था, एवरेज क्रोस्टल थिकनेस 30 किलोमीटर, और फिर रूट, रूट कितना था आपका केस में 11.2 किलोमीटर। तो कितना गया 30 + 2, 32 + 11.2 इक्वल टू 43.2 किलोमीटर।
तो वो जो पॉइंट था वहां से लेके आपका मोह का जो पॉइंट है उसका जो डेप्थ है दैट इज 43.2 किलोमीटर, ठीक है, 43.2 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये मैंने डेमो में भी कराया था, इसलिए बहुत सारे लोगों को ये चीज पता है भी है, ठीक है। तो लेकिन इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकता है, एक ही कॉन्सेप्ट है लेकिन 3 टाइप का क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। क्या? फर्स्ट क्वेश्चन वो डायरेक्ट पूछ सकता है कि व्हाट इज द थिकनेस और डेप्थ ऑफ रूट, ये पूछ सकता है। सेकंड जो पूछ सकता है वो क्या पूछ सकता है पता है? जिस जो ये मैंने बताया कि माउंटेन टॉप से लेके मोह का वैल्यू क्या है, मोह का डेप्थ, ठीक है। माउंटेन टॉप से लेके ये रूट के केस में अगर जब पूछेगा तो आपको सिंपली रूट का वैल्यू आइडेंटिफाई करना है, मतलब निकालना है, ठीक है। माउंटेन टॉप से लेके मोह का डेप्थ, ये टोटल डेप्थ जो है वो उस केस में क्या है, रूट को आपको ऐड करना पड़ेगा एवरेज क्रोस्टल थिकनेस के साथ, क्रस्ट के थिकनेस के साथ, प्लस आपका माउंटेन का हाइट के साथ, माउंटेन का हाइट के साथ, ठीक है। ये 3 को अगर ऐड करोगे ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फिर और एक क्वेश्चन पूछता है जो अभी मैं पूछता हूँ आप लोगों को, ये मैं डेमो में बताया था, मैं होप कर रहा हूँ कि काफी सारे लोगों को अभी पता होगा। अगर वो पूछता कि माउंटेन का बेस से लेके मोह का डेप्थ कितना है तो कितना क्या आंसर आता? अगर वो पूछता कि माउंटेन का बेस से लेके मोह का डेप्थ कितना है, वो क्या आंसर होता है? क्योंकि ये एक बार क्वेश्चन में आया था 2015 में, गेट में 1921 नंबर क्वेश्चन। ये काफी सारे लोगों ने गलती करके आया था और काफी सारे फैकल्टी भी इसको गलत पढ़ाते हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि इसका आंसर ये क्यों है। तो अगर आपको पूछता कि माउंटेन के नीचे मोह का डेप्थ कितना है, ठीक है, या फिर माउंटेन के नीचे क्रोस्टल थिकनेस कितना है, अगर मोह छोड़ दो, मोह अगर बोल दिया तो वो तो क्लियरली डिफाइन कर दिया। अगर सिर्फ पूछता कि माउंटेन के नीचे, सेम क्वेश्चन में अगर पूछता कि माउंटेन के नीचे क्रोस्टल थिकनेस टोटल कितना है, कितना होता आंसर? तो उस केस में क्या होगा, जो माउंटेन का हाइट वो आप सिंपली ओमिट कर दो उसको, क्योंकि वो क्या पूछ रहे हैं, माउंटेन के नीचे क्रोस्टल थिकनेस कितना है। माउंटेन का थिकनेस क्या है? माउंटेन का थिकनेस 2 किलोमीटर है, तो माउंटेन का थिकनेस वो 2 किलोमीटर को उसको ओमिट करो। माउंटेन के नीचे वो माउंटेन का हाइट को या फिर माउंटेन का थिकनेस को कंसीडर करने के लिए नहीं बोल रहा, वो क्या बोल रहे हैं, माउंटेन के नीचे क्रोस्टल थिकनेस क्या है। तो माउंटेन के नीचे क्या क्या क्रोस्टल थिकनेस आएगा आपका? आएगा एवरेज क्रोस्टल थिकनेस, टी आएगा, प्लस आपका आर आएगा, टी आएगा प्लस आपका आर आएगा, यहाँ पे एच नहीं आएगा। अगर वो पूछेगा कि माउंटेन के बेस से लेके क्रोस्टल थिकनेस कितना है, या फिर वो पूछेगा माउंटेन से नीचे मोह का डेप्थ कितना है, तो उस केस में टी प्लस आर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या क्वेश्चन में पूछा है उसे 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो अच्छे से, क्या पूछा है। जस्ट टेक 10-15 सेकंड्स एक्स्ट्रा, उसको आराम से पढ़ो, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कर लेना, ठीक है। और उसके बाद उसको निकालो, ठीक है। उस केस में टी प्लस आर। तो ये हमने जो 43.2 किलोमीटर इसको निकाला था, इसमें से 2 आप ओमिट करो, तो ये कितना हो जाएगा, 30 प्लस 11.2 किलोमीटर, दैट इज 41.2 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर इसको हम डायग्राम में देखेंगे फिर से, अगर इसको डायग्राम में फिर से देखेंगे हम, ये हमारा था 2 किलोमीटर हाइट माउंटेन का, रूट हमारा आया कितना, 11.2 किलोमीटर, 11.2 किलोमीटर, ये आया 30 किलोमीटर। तो टोटल जब हाइट हमारा आया था तो वो आया था 43.2 किलोमीटर। अगर सिर्फ ये वाला हाइट पूछता है, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट पूछ रहा है, माउंटेन को बेस से लेकर नीचे तक मोह का डेप्थ तो पूछ रहा है, तो 30 प्लस 11.2 किलोमीटर दैट इज 41.2 किलोमीटर, ठीक है। हो गया क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो, क्योंकि अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, जो गेट 2015 को 21 नंबर क्वेश्चन आया था, ठीक है। जाम में भी सेम क्वेश्चन आया था किसी एक बार, ठीक है। तो उसको हम एक बार देखते हैं, उसको सेम क्वेश्चन है उसका उसी वैल्यू से करते हैं, सो दैट आपको लगे कि हाँ हमने ये क्वेश्चन को कवर किया था, ठीक है। उसमें ये था, आपने काफी बार भी इस क्वेश्चन को किया होगा, उसमें बस जो माउंटेन का हाइट था वो डिफरेंट था, उसमें था एवरेज क्रोस्टल थिकनेस जो है, एवरेज क्रोस्टल जो थिकनेस था वो था 35 किलोमीटर, ठीक है। एवरेज क्रोस्टल थिकनेस था 35 किलोमीटर। रो सी वहां पे दिया गया था 2.7 ग्राम पर सीसी, ठीक है। और जो रो एम था वो दिया गया था 3.3 ग्राम पर सीसी। वहां पे ये क्वेश्चन पूछा था, इफ द एवरेज क्रोस्टल थिकनेस इज 35 किलोमीटर एंड द हाइट ऑफ द माउंटेन इज 5 किलोमीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ माउंटेन h इक्वल टू 5 किलोमीटर, ठीक है। height of the mountain is 5 kilometer above mean sea level, then the thickness of crust beneath the mountain base
beneath the mountain based on एरिस मॉडल, ठीक है, beneath the mountain based on एरिस मॉडल। देखो यहाँ पे एरी का लिखने की जरूरत भी नहीं था, वो माउंटेन का जहां पे भी बात करेगा ना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एरी का बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्राट में माउंटेन का देने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। एरी के केस में माउंटेन के केस में कुछ अलग होता है, प्राट के केस में तो कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये माउंटेन के अगर वो अच्छा, प्राट पढ़ने के बाद एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है कि माउंटेन के बेस के नीचे कितना होगा, कैलकुलेट करके जल्दी जल्दी बताओ। वो पूछ रहा है कि माउंटेन के बेस के नीचे, माउंटेन के नीचे कितना क्रिस्टल थिकनेस है, जल्दी बताओ। आर पहले निकालोगे, रो सी एच डिवाइडेड बाई रो एम माइनस रो सी, दैट इज 2.7। एच जो है 5 है, 3.3 माइनस 2.7, 2.7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 0.6, ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 2.7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 0.6, 10। 22.5 किलोमीटर, ठीक है, 22.5 किलोमीटर। और उसने आपका दे दिया एवरेज कोस्टल थिकनेस, एवरेज कोस्टल थिकनेस दे दिया है 35 किलोमीटर। तो ये पूछ रहा है कि माउंटेन के नीचे कितना क्रस्ट है, माउंटेन के नीचे क्या क्या क्रस्ट है। एक आपका एवरेज कोस्टल थिकनेस जो 35 किलोमीटर, और उसके नीचे क्रस्ट क्या है, रूट। तो रूट जो है 22.5 किलोमीटर है। तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 57.5 किलोमीटर, ठीक है, 57.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन, लोगों का क्वेश्चन ये था स्टूडेंट्स का कि सर यहाँ पे 62.5 किलोमीटर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे माउंटेन टॉप से देखो 2-3 बार क्वेश्चन अलग अलग पूछा है, तो लोग कंफ्यूज हो गए कि क्यों, कहाँ कहीं पे 5 ऐड हो रहा है, कहीं पे 5 ऐड नहीं हो रहा है, माउंटेन का हाइट ऐड हो रहा है। क्वेश्चन आराम से पढ़ो, कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो नहीं है, सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है। कहीं पे वो माउंटेन टॉप से पूछा है, कहीं पे माउंटेन से नीचे पूछा है। तो अगर माउंटेन टॉप से पूछा है तो माउंटेन का हाइट को आपको ऐड करना पड़ेगा, अगर माउंटेन से नीचे पूछा है तो माउंटेन का हाइट को क्यों ऐड करोगे? इसमें कंफ्यूज होने वाला कोई चीज नहीं है। अगर ये यहाँ पे पूछा होता कि माउंटेन से टॉप से मोह का डेप्थ कितना है, या फिर माउंटेन का टॉप से टोटल क्रिस्टल थिकनेस कितना होता, तो यू जस्ट सिंपली ऐड अनदर 5 किलोमीटर व्हिच इज द हाइट ऑफ द माउंटेन, ठीक है। 57.5 प्लस 5 दैट इज योर 62.5 किलोमीटर होता उस केस में, इस केस में नहीं, ठीक है। हो गया। अभी हम प्राट का देखते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो डाउट? Pratt's theory of isostasy, ठीक है। प्राट थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसिस, देखो मैंने वहां पे क्या क्या चीजें बताया था, पहले याद करो उसको। मैंने वहां पे ये बताया था कि यूनिफॉर्म डेंसिटी, वहां पे डेंसिटी यूनिफॉर्म था, सिंकिंग डेप्थ जो था वो डिफरेंट था, डिफरेंट थिकनेस था, ये चीज मैंने बताया था। उस केस में रूट का कॉन्सेप्ट था, इसलिए वो माउंटेन रूट थ्योरी भी बोला जाता था। इस केस में क्या क्या डिफरेंस है उसको देखो। पहले ऑन इक्वल डेंसिटी, ठीक है, ऑन इक्वल डेंसिटी। यहाँ पे क्या बोलते हैं लोग, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि थिकनेस इक्वल है, वहां पे अनइक्वल थिकनेस है, यहाँ पे थिकनेस इक्वल है। जो बोलता है बहुत गलत बोलता है, यहाँ पे भी थिकनेस इक्वल नहीं है, यहाँ पे सिंकिंग डेप्थ इक्वल है, ठीक है। ये चीज अच्छे से मार्क करो, कहीं पे अगर क्वेश्चन आएगा कि प्राट थिकनेस, प्राट आइसोस्टेसिस थ्योरी में थिकनेस इक्वल है, तो वो स्टेटमेंट को आप करेक्ट मार्क मार्क कर लेना है। यहाँ पे थिकनेस अनइक्वल है, लेकिन यहाँ पे सिंकिंग डेप्थ जो है ना, जहाँ पे सिंक कर रहे थे सारे ब्लॉक्स, सिंकिंग डेप्थ जो है वो इक्वल है। लेकिन यहाँ पे भी थिकनेस वेरी करता है, ठीक है, थिकनेस वेरी करता है। और यहाँ पे कोई रूट का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसको माउंटेन रूट थ्योरी नहीं बोलते हैं। तो ये चीज आपने अच्छे से मार्क कर लेना है, ठीक है। एरी, यहाँ पे अगर एरी के साथ कंपेयर करोगे यहाँ पे, तो एरी यूनिफॉर्म डेंसिटी, संबित क्लास कब तक चलेगा? अच्छा, आप लोगों का 7 बजे क्लास है ना? ठीक है, मैं 7 बजे एंड कर दूंगा, ठीक है। तो प्राट के थ्योरी में अदरवाइज आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, और मैं इतना सिंपल वे में पढ़ा रहा हूँ कि आपको रिकॉर्डिंग देख के भी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो प्राट्स के थ्योरी में अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में थोड़ा फिर से डिस्कस कर लेंगे, जो पार्ट आप मिस करोगे, ठीक है। तो प्राट्स थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसिस
आइसोस्टेसिस में क्या है, अनइक्वल डेंसिटी है, सिंकिंग डेप्थ जो है इक्वल है। एरी का थ्योरी में याद करो, जो डेंसिटी था वो यूनिफॉर्म था, इक्वल डेंसिटी था थ्रू आउट द ब्लॉक्स, थ्रू आउट द क्रोस्टल ब्लॉक्स, ठीक है। और डेप्थ, सिंकिंग डेप्थ जो है अनइक्वल था, डिफरेंट डेप्थ में वो सिंक कर रहे थे। यहाँ पे लेकिन जो डेप्थ ऑफ सिंक है, जो जहाँ पे वो सिंक कर रहे हैं वो इक्वल डेप्थ में, एक ही डेप्थ में वो सिंक कर रहे हैं डिफरेंट ब्लॉक्स, ठीक है। यहाँ पे भी अनइक्वल थिकनेस और एरी में भी अनइक्वल थिकनेस। ये गलती से भी मत समझ लेना कि प्रार्ट्स का थ्योरी में जो थिकनेस है वो इक्वल है, वो डेप्थ इक्वल है जहाँ पे वो सिंक करते हैं। थिकनेस यहाँ पे भी अनइक्वल है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मतलब इवन बहुत सारे फैकल्टी भी ये पढ़ा देते हैं कि जो आपका थिकनेस वो इक्वल है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये गलतफहमी मत रखना, ठीक है। तो अभी इसको आप समझते हैं डायग्राम के थ्रू, ठीक है। अच्छा, और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया। यहाँ पे क्या है, जो आपका थिकनेस है, थिकनेस जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। वहां पे हमने क्या देखा था, वहां पे जो डेंसिटी इक्वल था, एरी का केस में याद करो, डेंसिटी इक्वल था। जो हाइट का जो डिफरेंस था उसको आप कंपेंसेट कर रहे थे, उसको आप बैलेंस कर रहे थे डिफरेंस ऑफ रूट से। और जिसका ज्यादा ऊपर माउंटेन है, ऊपर जितना हाइट है उसका नीचे उतना बड़ा रूट है, और वो उसको बैलेंस कर रहा था, ठीक है। वो उसको बैलेंस कर रहा था। लेकिन इस केस में वो उल्टा है। इस केस में क्या है, इस केस में, एक मिनट, कॉल आ रहा है किसका। ठीक है। तो इस केस में क्या है, इस केस में आपका वो केस में बैलेंस हो रहा था रूट को लेके, ज्यादा हाइट मतलब बड़ा रूट, और वो बैलेंस हो रहा था। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में तो सेम, कोई रूट का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सिंक भी नहीं कर रहे हैं डिफरेंट डेप्थ में, सेम डेप्थ में सिंक कर रहे हैं। तो यहाँ पे अनइक्वल जो डेंसिटी है, अनइक्वल जो डेंसिटी है उसको वो कैसे मैच कर रहे थे, अनइक्वल डेंसिटी का अनइक्वल हाइट होगा। समझ रहे हो, मतलब जो डेंसिटी में अगर वेरी कर रहा है तो हाइट में वो वेरी करेगा। अगर ज्यादा डेंसिटी है उसका जो हाइट है वो कम होगा, अगर कम डेंसिटी है उसका जो हाइट है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेंसिटी एंड जो थिकनेस है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, वो ऐसे मैच बैलेंस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो कि ए का जो डेंसिटी है वो 3 ग्राम पर सीसी है, ठीक है, 3 ग्राम पर सीसी है। बी का जो डेंसिटी है, ये ए ब्लॉक है, बी का जो डेंसिटी है उसका मान लो 2.8 ग्राम पर सीसी है। तो उसका हाइट ज्यादा होगा कि कम होगा, मुझे बताओ। ए ब्लॉक का जो डेंसिटी है 3 ग्राम पर सीसी है, बी ब्लॉक का जो डेंसिटी है दैट इज 2.8 ग्राम पर सीसी। तो उसका हाइट इक्वल होगा और या फिर अनइक्वल, सॉरी, जो हाइट है ज्यादा होगा या कम होगा, जल्दी जल्दी बताओ। बहुत ही बेसिक चीजें हैं। ऑब्वियसली ज्यादा होगा, ठीक है। हाँ, तो ये ज्यादा होगा, 2.8 ग्राम पर सीसी है, तो इस ज्यादा होगा। अगर मान लो कि और एक ब्लॉक आया सी जिसका डेंसिटी है 3.1, तो वो और कम होगा, 3.1। मान लो कि और कोई ब्लॉक आया जिसका 2.7 है, तो और थोड़ा ज्यादा होगा। और एक आया 2.6, और थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, जो आपका डेंसिटी और जो थिकनेस है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर थिकनेस ज्यादा है तो डेंसिटी कम होगा, अगर डेंसिटी ज्यादा है तो थिकनेस कम होगा, ठीक है। तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, लेकिन जो डेप्थ यहाँ पे जो सिंक कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो सिंक कर रहे हैं वो इक्वल डेप्थ पे सिंक कर रहे हैं। देखो सारे का सारा जो बेस है वो इक्वल डेप्थ पे है। वहां पे क्या है, जो सारे के सारे जो क्रोस्टल ब्लॉक्स थे उनका डेप्थ, उनका जो बेस था वो इक्वल डेप्थ में नहीं था, ठीक है। वो इक्वल डेप्थ में नहीं था, वो अलग अलग डेप्थ पे सिंक कर रहे थे। यहाँ पे वो डायग्राम को देखते हैं यहाँ पे एक बार। देखो एरी में देखो, ये अलग अलग, इसका जो ये यहाँ पे सिंक कर रहा था, ये यहाँ पे सिंक कर रहा था, ये यहाँ पे सिंक कर रहा था। इनका जो सिंकिंग डेप्थ डिफरेंट था एरी के केस में। लेकिन इस केस में क्या है, इनका जो सिंकिंग डेप्थ है वो इक्वल है। वो सारे के सारे एक ही बेस, उनका सबका एक ही बेस है। ये जो सिंकिंग डेप्थ है वो एक ही डेप्थ पे वो सिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम उसका भी फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला देखते हैं, इसको एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाएंगे इसका। ये डेप्थ ऑफ सिंक है ये। और यहाँ पे क्या है कि जनरली जो डेप्थ ऑफ सिंक है ना, सिंकिंग डेप्थ जो है वो उसके साथ कोइंसाइड करता है। सिंकिंग डेप्थ जो है वो आपका क्या करता है, जोन ऑफ कंपेंसेशन और डेप्थ ऑफ कंपेंसेशन के साथ कोइंसाइड करता है, ठीक है, जनरली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये एक माउंटेन है, ये एक माउंटेन है, ये मीन सी लेवल है। मान लो कि मीन सी लेवल है, तो ये जो ए ब्लॉक है वो मीन सी लेवल पे है,
सी जो ब्लॉक है उसका भी जो हाइट है वो मीन सी लेवल पे है, लेकिन जो माउंटेन है वो मीन सी लेवल से ऊपर है। ठीक है, जो माउंटेन है मीन सी लेवल पे ऊपर है। यहाँ पे देखो ये टोटल के टोटल ये क्या है, क्रस्ट है। ये जो पार्ट है ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है। ठीक है, और ये जो माउंटेन है, माउंटेन भी तो आपको पता है कि ये भी एक क्रस्ट है। ठीक है, ये भी एक क्रस्ट है। ठीक है, क्रस्ट है। ठीक है, माउंटेन जो है ये भी एक आपका क्रस्ट है। ये तो आप, मैंने जो लेफ्ट साइड में जो क्रस्ट लिखा है ये तो आपका एवरेज क्रिस्टल थिकनेस है। ठीक है, लेकिन ऊपर में जो क्रस्ट लिखा है वो माउंटेन है। वो जो माउंटेन जो है वो आपका क्रस्ट का एक पार्ट है। देखो यहाँ पे अभी बी के केस में, ए बी सी, बी के केस में मुझे बताओ, ए के केस में अगर डेंसिटी रो सी है, बी के केस में कितना होगा? यहाँ पे मैं डेंसिटी क्या लिखूं? ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पे मैं डेंसिटी क्या लिखूं? रो सी लिखूं या कुछ अलग लिखूं? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। सेम, लेस, डिफरेंट, सेम, डिफरेंट, सेम। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ, अभी टाइम नहीं है क्विज करने के लिए। जो देखो, मैंने इसलिए बताया था कि बारीकी से सुनो, हर चीज को बहुत ही बारीकी से सुनो। वहां उस केस में क्या था, जो डिफरेंट क्रोस्टल ब्लॉक्स से सबका डेंसिटी इक्वल था। इस केस में क्या है, डिफरेंट क्रोस्टल ब्लॉक्स हैविंग डिफरेंट डेंसिटी। यहाँ पे अनइक्वल डेंसिटी है। मैंने शुरू से बताया कि ये जो प्राट के केस में ये मेजर डिफरेंस है। यहाँ पे जितने भी सारे क्रोस्टल ब्लॉक्स है इनका डेंसिटी अनइक्वल है। तो अगर ए का रो सी है तो बी का समथिंग एल्स, अगर हाइट इक्वल होता तो डेंसिटी इक्वल होता, लेकिन हाइट अलग है। ए का जो हाइट है वो अलग है, बी का जो हाइट है वो अलग है। तो बी का जो डेंसिटी वो दैट विल बी डिफरेंट। ठीक है, दैट विल बी डिफरेंट। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे हम रो एक्स लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अननोन है तो इसको रो एक्स लिखते हैं। और सी के केस में भी रो सी ही होगा, क्योंकि वो एवरेज जो मीन सी लेवल के एरिया में लिए हैं। ठीक है, जो एवरेज क्रोस्टल थिकनेस है और उसका जो डेंसिटी है रो सी है, जो एवरेज क्रोस्टल डेंसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे अननोन फैक्टर क्या है? यहाँ पे ये जो एवरेज क्रोस्टल थिकनेस है दैट इज टी। एवरेज क्रोस्टल थिकनेस जो है दैट इज टी। माउंटेन का हाइट जो है दैट इज एच। माउंटेन का जो हाइट है दैट इज एच। तो इस केस में ए को और बी को कंसीडर करो। ठीक है, ए और बी को कंसीडर करो। डेप्थ ऑफ कंपेंसेशन में यहाँ पे क्या है, वो जो मैंने बताया था कि डेप्थ ऑफ कंपेंसेशन है मास पर यूनिट एरिया, या फिर जो वेट है, जो ए ब्लॉक जो वेट एग्जर्ट कर रहा है, फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, या फिर जो मास पर यूनिट एरिया एग्जर्ट कर रहा है, बी जितना वो एग्जर्ट कर रहा है, डेप्थ ऑफ कंपेंसेशन में सबके सब इक्वल हो जाएंगे, चाहे वो एरी हो प्राट हो। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट ही यहीं से शुरू हुआ है। ठीक है, अगर वो इक्वल नहीं होगा तो बैलेंस नहीं होगा, अगर बैलेंस नहीं है तो आइसोस्टेसी नहीं है, अगर आइसोस्टेसी नहीं है एरी प्राट कहाँ से आएंगे? ठीक है, तो डेप्थ ऑफ कंपेंसेशन हर चीज के लिए इक्वल है। ठीक है, वो इक्वल फोर्स एग्जर्ट करते हैं डेप्थ ऑफ कंपेंसेशन में, इक्वल मास पर यूनिट एरिया और इक्वल वेट वो एग्जर्ट करते हैं। ठीक है, तो ए के केस में कितना वेट हो गया? देखो ए के केस में कितना हो गया, रो सी इंटू टी। रो सी इंटू टी, इसको एक ही उसमें लिखते हैं, एक मिनट। एक एक केस में क्या होगा, रो सी इंटू टी मल्टीप्लाइड बाई टी हो गया। ए कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहा है डेप्थ ऑफ कंपेंसेशन में, उसका जो डेंसिटी है रो सी है, और उसका जो थिकनेस है ये टी। ठीक है, रो सी उसका डेंसिटी और उसका जो थिकनेस है टी है। बी के केस में क्या हो गया, बी के केस में क्या होगा, पूरा जो क्रिस्टल ब्लॉक्स है उसका डेंसिटी क्या है, रो एक्स है, कि वो डिफरेंट है, सारे ब्लॉक्स का डेंसिटी डिफरेंट है। ठीक है, रो एक्स है। और उस केस में क्या है, उसका हाइट कितना है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लेके टी है, लेकिन यहाँ से यहाँ लेके एच है। तो टोटल हाइट कितना हो गया, टी प्लस एच, टी प्लस एच। तो यहाँ पे अननोन क्या है, रो एक्स अननोन है, तो हमें वही वो निकालना है। तो रो एक्स इक्वल टू रो सी टी डिवाइडेड बाई टी प्लस एच। तो दिस इज योर डेंसिटी ऑफ माउंटेन ब्लॉक, या फिर जो क्रिस्टल ब्लॉक है माउंटेन के नीचे। ठीक है, वो उसका डेंसिटी है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन है वहां पे गिवन है रो सी, वहां पे गिवन है टी, वहां पे गिवन है एच, ये नॉन फैक्टर्स का आपको वैल्यू दिया गया है या फिर ये नॉन है, और आपको पूछता है कि जो माउंटेन जहां पे है उसका डेंसिटी कितना है, दैट इज रो एक्स, अगर आपको पूछा है तो आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। ये जो फॉर्मूला है रो सी मल्टीप्लाइड बाई टी डिवाइडेड बाई टी प्लस एच, इसका एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं अभी। ठीक है, ठीक है, वो पूछा है कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ माउंटेन ब्लॉक, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ माउंटेन ब्लॉक, माउंटेन ब्लॉक, what is the density of mountain block, that is rho x। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको रो एक्स बोल के नहीं दिया रहेगा, मैं आपको जस्ट आपका कन्वीनियंस के लिए बता रहा हूँ। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ माउंटेन ब्लॉक
ऑफ थिकनेस 3 किलोमीटर इफ रो सी, आपको ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि रो सी इक्वल टू इतना, रो एम इक्वल टू, आपको ये लिखा रहेगा इफ द क्रिस्टल थिकनेस इज 2.7 ग्राम पर सीसी, if the mental density is, that is rho m equal to 3.3 gram per cc, and if the average crustal thickness is 35 किलोमीटर, that is t equal to 35 किलोमीटर। आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं रहेगा, ये तो मैं लिख दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको ये रहेगा व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द माउंटेन ब्लॉक, रो एक्स नहीं रहेगा, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ माउंटेन ब्लॉक हैविंग थिकनेस ऑफ 3 किलोमीटर गिवन दैट डेंसिटी ऑफ क्रस्ट 2.7 ग्राम पर सीसी, डेंसिटी ऑफ मेंटल 3.3 ग्राम पर सीसी, एंड एवरेज क्रोस्टल थिकनेस इज 35 किलोमीटर। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है रो एक्स। आपको फॉर्मूला से पता है रो एक्स इक्वल टू रो सॉरी रो एक्स इक्वल टू रो सी मल्टीप्लाइड बाय टी डिवाइडेड बाय टी प्लस एच। रो एक्स इक्वल टू रो सी कितना है 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय टी प्लस एच, दैट इज 35 प्लस 3 इक्वल 2.7 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 38 किलोमीटर, ठीक है। 27 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 35 कितना हो जाएगा, सॉरी ये एक्स है ना, टी है ना, टी 35 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेटर निकलना पड़ेगा। दिस विल बी योर 2.48, ठीक है, 2.48 ग्राम पर सीसी, ठीक है, 2.48 ग्राम पर सीसी, 2.48 और 2.49, ठीक है, जो भी आएगा सेकंड डेसिमल में आप देख लेना, ठीक है। तो अच्छा, और एक क्वेश्चन, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इस बार काफी सारे हमारे जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स वो गलती करके आए थे, मैं इतना बार रिपीटेटिवली उनको वार्निंग दिया था। क्वेश्चन में ये अच्छे से देखो, कोई वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, राइट द वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिकल अप टू 2 डेसिमल, अप टू 1 डेसिमल, अप टू द नेक्स्ट इंटीजर, अप टू द नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। क्या लिख रहे हैं एग्जैक्टली, क्या लिख रहे हो वो ऐसा आंसर दो। वो 2 डेसिमल लिखा है, आप इंटीजर लिख के आ जाओगे, और 2 डेसिमल लिखा है, आप 1 डेसिमल लिख के आ जाओगे, ऐसा आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस सबको तो थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। सिर्फ थ्योरी कॉन्सेप्ट पता होना वो काफी नहीं है, एग्जाम हॉल में कैसे आप करते हो, आपका अप्रोच क्या रहता है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस मार्क करता है। 5-7-8 मार्क्स का डिफरेंस ले आता है, और 5-7-8 मार्क्स मतलब आप 400-500-800 रैंक पीछे चले जाओगे, ठीक है। तो ऐसा मत करो, 90 प्लस टारगेट करो, 100 टारगेट करो, पूरा क्या पूरा 100 टारगेट करो और ऐसा स्कोर करो, ठीक है। तो 2.48 ग्राम पर सीसी है। तो अच्छा, ठीक है, ये हो गया। छोटा छोटा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ अभी थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से देखेंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसके बाद ग्रेविटी का क्लास हो जाए जियोफिजिक्स में, इसलिए मैं बता देता हूँ। एक होता है आपका आइसोस्टैटिक, देखो एक आइसोस्टैटिक कंपेंसेशन होता है, आइसोस्टैटिक कंपेंसेशन दैट इज आइसोस्टैटिकली फुल्ली कंपेंसेटेड, एक ओवर कंपेंसेशन, आइसोस्टैटिकली ओवर कंपेंसेशन, और एक आइसोस्टैटिक अंडर कंपेंसेशन। ये तीन चीज क्या है, ठीक है। ये एक माउंटेन है, इसका एक सर्टेन हाइट है। तो हमने एरिका थ्योरी में क्या देखा कि जो माउंटेन है उसका नीचे एक करस्पॉन्डिंग रूट रहता है, आइसोस्टेस में उसके नीचे एक करस्पॉन्डिंग रूट रहता है। तो वो जो माउंटेन है और उसके नीचे करस्पॉन्डिंग एक रूट रहता है, अगर मान लो कि माउंटेन का हाइट 2 किलोमीटर है और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रूट अगर आपने कैलकुलेट किया और वो आया 9 किलोमीटर और उतना ही रूट है, तो उसको आप क्या बोलोगे, आइसोस्टैटिकली फुल्ली कंपेंसेटेड। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप साइकिल पे जा रहे थे, किसी बाइक वाले ने आपको धक्का दे दिया, तो आपको कंपेंसेशन चाहिए 500 रुपीज। अगर वो ठीक एग्जैक्टली 500 रुपीज दिया तो यू हैव बीन फुल्ली कंपेंसेटेड, आपको फुल कंपेंसेशन आपको मिला, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, जो माउंटेन था उसके नीचे जितना रूट रहना चाहिए था, आपने कैलकुलेट किया जितना रूट रहना चाहिए था, अगर उतना रूट है तो दैट माउंटेन इज बीइंग आइसोस्टैटिकली कंपेंसेटेड, फुल्ली कंपेंसेटेड, ठीक है। लेकिन कोई एक माउंटेन है, ये रूट है। नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से देखेंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक बार ये एक माउंटेन है, माउंटेन का हाइट 2 किलोमीटर मान लो, ठीक है, यहाँ पे भी 2 किलोमीटर था,
और आपको रूट 9 किलोमीटर आना चाहिए था, मान लो, सपोज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 2 किलोमीटर का 9 किलोमीटर ही आएगा, ठीक है, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये 2 किलोमीटर है, उसका 9 किलोमीटर आइडियली आना चाहिए। आइडियली कितना आना चाहिए? 9 किलोमीटर, लेकिन एक्चुअल कितना है? आइडियली अगर 9 किलोमीटर होता, लेकिन एक्चुअल केस में अगर मोर देन 9 किलोमीटर है, मान लो कि 12 किलोमीटर है, तो जितना कंपनसेशन मिलना चाहिए उसको, उससे ज्यादा कंपनसेशन है वो। तो दैट इज आइसोस्टेटिकली ओवर कंपनसेटेड, ठीक है। क्योंकि देखो, मान लो कि आपको 500 रुपया मिलना था, आपने हिट कर दिया, मतलब किसी बाइक वाले ने आपको हिट कर दिया, लेकिन हमेशा गलती तो बड़े गाड़ी वाला की ही होता है ना। तो मान लो कि गलती आपका भी हो, उसको ही कंपनसेट करना पड़ेगा, ठीक है। वो उसको 500 रुपया देना था, लेकिन आपने डरा दिया, आप चालक थे, आप डरा दिया कि मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, मैं लड़की हूँ, मैं कंप्लेन कर दूंगा तो आप फंस जाओगे, ऐसा कुछ करके डरा दिया। तो वो बेचारा डर के मारे क्या किया, 500 रुपये बजाय 2,000 देकर आपको चला गया। तो आपको जितना कंपनसेशन मिलना चाहिए उससे ज्यादा कंपनसेशन मिल गया। तो दैट इज आइसोस्टेटिकली ओवर कंपनसेशन, ठीक है। मतलब वो चीज आइसोस्टेटिकल नहीं है। ये जो चीज है, 2 किलोमीटर में आपको 9 किलोमीटर रूट होना चाहिए था, अगर 12 किलोमीटर का रूट है, देन दिस कंडीशन इज आइसोस्टेटिकली ओवर कंपनसेशन, ठीक है। वो आइसोस्टेटिकली ओवर कंपनसेशन है। और ये जो केस है अंडर कंपनसेशन में क्या है, अगर माउंटेन का हाइट 2 किलोमीटर है, माउंटेन का हाइट जो है 2 किलोमीटर है, और नीचे आपको आइडियली 9 किलोमीटर होना चाहिए था, आइडियली 9 किलोमीटर होना चाहिए था, लेकिन इस केस में आइडियली 9 किलोमीटर होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली क्या है, एक्चुअली मान लो एक्चुअली 7 किलोमीटर है। तो जितना रूट उसको कंपनसेट कर पाएगा, फुली कंपनसेशन के लिए 9 किलोमीटर चाहिए, लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, आपको 7 किलोमीटर ही है, ठीक है। उस इस केस में क्या है, 7 किलोमीटर है। तो ये क्या है, दिस इज आइसोस्टेटिकली अंडर कंपनसेशन। आपको 500 मिलना चाहिए था, लेकिन वो इंसान चालू निकला, आपको 300 रुपया देके ही भाग गया, ठीक है। तो वो अंडर कंपनसेट आपको किया। आपको अपना साइकिल सही कराने में, आपको आपका इंजरी सही कराने में मान लो 500 रुपया लगेगा, लेकिन वो 300 रुपया देके ही भाग गया, तो वो आपको अंडर कंपनसेट किया। तो दिस कंडीशन इज नोन एज आइसोस्टेटिकली अंडर कंपनसेशन, ठीक है। तो अभी ओवर कंपनसेशन और अंडर कंपनसेशन में होता क्या है, ओवर कंपनसेशन में ये जान लो कि जो रूट है वो बड़ा है। अगर रूट बड़ा है तो नीचे ज्यादा है, ऊपर में कम है, तो उसको कंपनसेट तो होगा। वो आइसोस्टेटिकल हमेशा क्या होता है, स्टेबल कंडीशन आने की कोशिश करता है। नेचर अपने आप को बैलेंस आउट करता है हमेशा, और आइसोस्टेटिक के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपलिफ्टमेंट होना पड़ेगा। अगर अपलिफ्टमेंट होगा, नीचे जो रूट है, ठीक है, नीचे जो रूट है वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा, तो रूट का जो थिकनेस है वो भी घट जाएगा, और जो माउंटेन का हाइट है वो भी थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो मतलब मैं लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, आइसोस्टेटिकली ओवर कंपेंसेशन विल लीड टू अपलिफ्टमेंट। क्या? इट विल लीड टू अपलिफ्टमेंट, it will lead to upliftment, and isostatically under compensation it will lead to subsidence। क्यों? क्योंकि ऊपर में ज्यादा है, मतलब जितना माउंटेन है, और नीचे उतना बड़ा रूट नहीं है, उसको सही से कंपनसेट नहीं हुआ, तो वो आइसोस्टेटिकल इम्बैलेंस है। तो उसको बैलेंस करने क्या होगा, माउंटेन का हाइट को घटाना पड़ेगा, वो थोड़ा सबसाइड करेगा, थोड़ा सबसाइड करेगा, तो उसका हाइट भी घटेगा, रूट का डेप्थ छोड़ दो, उसका हाइट अगर घट गया, उसका वो अगर सबसाइड कर गया, तो वो रूट जो है, जो छोटा सा रूट है, वो उसको बैलेंस आउट कर लेगा, ठीक है। तो आइसोस्टैटिकली अंडर कंपनसेशन विल लीड टू सब्सिडेंस, विल लीड टू सब्सिडेंस, ठीक है, विल लीड टू सब्सिडेंस। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और मैंने जितना पढ़ा है होपफुली सबको समझ में आ गया। अगर किसी को समझ में अभी तक कुछ नहीं आया है तो अभी बता दो, ठीक है। और इसका और ज्यादा न्यूमेरिकल, जितना भी ज्यादा न्यूमेरिकल से नेक्स्ट क्लास में हम रूट, आंटी रूट, अभी तो रूट पढ़ा, अभी आंटी रूट का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है, आंटी रूट का कॉन्सेप्ट देखेंगे। और भी जितने सारे न्यूमेरिकल्स था, छोटा मोटा थ्योरी था, सबको देख लेंगे, क्योंकि जितना भी जो थ्योरी, या थ्योरी तो ऑलमोस्ट हो गया एरिया और पार्ट से, जितना भी न्यूमेरिकल्स था या फिर क्वेश्चन था, उसको नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है। और अभी तक किसी का अगर कोई डाउट है तो बता दो एक बार, ठीक है। ठीक है। एक किसी का कुछ मैसेज था सर, प्लीज, कुछ था, मैं देख नहीं पाया, फिर से बताओ किसका क्या मैसेज था, देख नहीं पाया, चला गया। क्लियर सर, थैंक यू सुभाषिस, थैंक यू रौनक, थैंक यू प्रियव्रत। किसी का कोई क्वेश्चन था, अंडरस्टूड सर, प्रियंका, थैंक यू प्रियंका। किसी का क्वेश्चन था, फिर से वो क्वेश्चन पुट अप करो सर प्लीज, कुछ ऐसा लिखा था। गौरव, थैंक यू।
देखो मैं फिर से 5 मिनट्स में समराइज कर लेता हूँ, ठीक है। आइसोस्टेसिस मींस इक्वल स्टेशन इन टर्म्स ऑफ मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये जो टर्म था, इट वाज गिवन बाय सी डटन इन 1889, सम बुक्स यू विल फाइंड इट इन 1882, ओके। बट दिस concept was earlier also there before 1889, but the term isostacy, it was itself coined in 1889 by C Dutton, okay। So यहाँ पे दो फोर्स का बैलेंसिंग होता है, एक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है which acts inwards, and your buoyancy force which acts obviously upwards, ठीक है। उन दोनों का बैलेंसिंग होता है। कैसे क्रस्ट और मेंटल अपने आप को एडजस्ट करते हैं सो दैट जितने भी टोपोग्राफिक फीचर्स है उनका डिफरेंट थिकनेस है, डिफरेंट डेंसिटी, फिर भी वो बैलेंस आउट करते हैं। ये जो बैलेंस आउट करते हैं दैट इज आइसोस्टेसिस, ठीक है। 8 थ्योरीज आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। 8 थ्योरी, जॉर्ज जेरी, प्रैट, डटन, हेफोर्ड एंड बाउई, जोली, बेनिंग, मिनस, हेकनेनिन्स एंड हॉल्म्स, उनमें से हमारे जो 4 इंपोर्टेंट थ्योरी उसको हम देखेंगे। आज हमने 2 थ्योरी को ऑलरेडी देख लिया है, जॉर्ज एरिस थ्योरी और एरिस थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसिस, प्रैट्स थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसिस। उसके बाद एक रीजनल मॉडल हम देखेंगे। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल, रीजनल मॉडल है। ये हम जितना अभी थ्योरी पढ़े दे आर ऑल लोकल आइसोस्टेटिक मॉडल, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि एरिस थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसिस में डेंसिटी जो है यूनिफॉर्म है, जितने भी क्रोस्टल ब्लॉक्स है अक्रॉस द क्रोस्टल ब्लॉक्स आपको इक्वल डेंसिटी देखने को मिलेगा। अगर 2.7 ग्राम पर सीसी है तो सारे ब्लॉक्स का 2.7 ग्राम पर सीसी है, अगर 2.67 है तो सबका 2.67 है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट थिकनेस है। तो ये जो हाइट डिफरेंट है, यूनिफॉर्म डेंसिटी का हाइट जो डिफरेंट है उसको कैसे बैलेंस आउट करता है? क्योंकि जिसका जितना ज्यादा हाइट है उसका उतना नीचे आपको क्या मिलेगा? रूट मिलेगा, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसका फिर फॉर्मूला डिराइव किया, ठीक है। फॉर्मूला डिराइव किया तो फॉर्मूला जो डिराइव आया, रूट का जो डेरिवेशन आया, ठीक है, जो रूट का जो डेरिवेशन आया, कहाँ गया वो? आर जो है रो सी एच डिवाइडेड बाय रो एम माइनस रो सी योर डेंसिटी ऑफ क्रस्ट, एच योर हाइट ऑफ द माउंटेन, रो एम इज द डेंसिटी ऑफ माउंटेन मेंटल, ठीक है। तो यहाँ से आप रूट निकाल सकते हो। अगर आपको सिंपली पूछा कि रूट का वैल्यू क्या है तो आप फॉर्मूला पुट करो, आपको वैल्यू आ जाएगा। अगर आपको रूट नहीं पूछता, अगर पूछता कि माउंटेन टॉप से लेकर मोह का क्या डेप्थ है या फिर क्या थिकनेस है, तो उस केस में आपको माउंटेन का हाइट, एवरेज कोस्टल थिकनेस प्लस रूट तीनों को ऐड करना पड़ेगा। अगर सिर्फ पूछता कि माउंटेन का बेस से या फिर माउंटेन के नीचे कोस्टल थिकनेस कितना है या फिर मोह का डेप्थ कहाँ तक है, तो आपको उस केस में एवरेज कोस्टल थिकनेस प्लस आपका जो रूट का वैल्यू है उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे मोह का अगर क्वेश्चन आता है मोह, तो मोह चौक मत जाना। मोह आपको पता ही है, बहुत ही सिंपल सा चीज है। मोह बेसिक डिसकंटिन्यूटी व्हिच इज द डिसकंटिन्यूटी और द बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल, ठीक है। तो उसको वैल्यू पुट करना है। और उसके बाद हमने देखा कि प्रैट्स थ्योरी में क्या है? अनइक्वल डेंसिटी है, वहां पे इक्वल डेंसिटी था। यहाँ पे सिंकिंग डेप्थ इक्वल है, सारे के सारे जो ब्लॉक्स है वो एक ही डेप्थ पे सिंक कर रहे हैं। वहां पे अनइक्वल डेप्थ पे वो सिंक कर रहे थे एरी के केस में। यहाँ पे भी अनइक्वल थिकनेस है। यहाँ पे जो है थिकनेस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अगर कोई ब्लॉक का डेंसिटी ज्यादा है तो थिकनेस कम है, यानी कि हाइट कम है। और अगर किसी का डेंसिटी कम है तो हाइट ज्यादा है, ठीक है। दे आर इनवर्स। कोई फिर से कुछ मैसेज लिखा था, मैं देख नहीं पाया। आप फिर से एक बार मैसेज कर देना, या फिर क्लास खत्म होने के बाद आप एक बार बता देना, ठीक है। ऑडियो में बता देना माइक ऑन करके, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा कि ये जो है दोनों ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे जितने भी अगर डिफरेंट हाइट का ब्लॉक्स है मतलब डिफरेंट डेंसिटी है, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ब्लॉक हैविंग माउंटेन उसका हमने निकाला कि डेंसिटी क्या होता है, रो एक्स इक्वल टू रो सी इंटू टी। टी योर एवरेज क्रोस्टल थिकनेस डिवाइडेड बाई टी प्लस एच, एच योर माउंटेन, रो सी योर डेंसिटी ऑफ क्रस्ट, ठीक है। ये हमने चीज देख लिया और उसका हमने डेरिवेशन भी किया। फिर तीन चीजें देखा। आइसोस्टैटिकली कंपेंसेटेड, दैट इज फुल्ली compensated, isostatically overcompensated, isostatically undercompensated। अगर फुल्ली कंपेंसेटेड है मतलब क्या है? माउंटेन का जो हाइट है, हमने रूट का हमने फॉर्मूला देखा अभी कि रूट का इतना होना चाहिए। अगर उतना ही रूट है तो वो आइसोस्टेटिकली कंपेंसेटेड है। आपको 500 रुपया मिलना था, आपको 500 रुपया ही मिला, देन यू हैव बीन फुल्ली कंपेंसेटेड, ठीक है। ओवर कंपेंसेशन में क्या है? आपको 500 रुपया मिलना था लेकिन आपको 1000-2000 रुपया ज्यादा पैसा मिल गया, तो इट इज फुल्ली कंपेंसेशन। तो आइसोस्टेटिकली ओवर कंपेंसेशन में क्या होता है? माउंटेन का हाइट जितना है उसके नीचे जितना रूट रहना चाहिए उससे बड़ा रूट है, तो दैट इज आइसोस्टैटिकली ओवर कंपेंसेशन, ठीक है। अगर आइसोस्टैटिकली ओवर कंपेंसेशन है उस केस में अपलिफ्टमेंट होता है। वो आइसोस्टैटिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए उस केस में अपलिफ्टमेंट होता है। और अंडर कंपेंसेशन में क्या है? माउंटेन का हाइट जितना है रूट का हाइट जितना होना चाहिए उससे कम है। अगर 9 किलोमीटर है तो होना चाहिए, अगर मान लो कि 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर या फिर 8 किलोमीटर है, तो वो आइसोस्टैटिकली अंडर कंपेंसेशन। वो अंडर कंपेंसेशन को बैलेंस आउट करने के लिए क्या होता है? सब्सिडेंस होता है, ठीक है। सब्सिडेंस होता है, दैट इज आइसोस्टैटिकली अंडर कंपेंसेशन, इट विल लीड टू सब्सिडेंस। अगर आपको क्वेश्चन
में आता है आइसोस्टैटिकल ओवर कंपेंसेशन विल लीड टू डैश, उस क्वेश्चन में अगर होता है सब्सिडेंस, अदर ऑप्शंस, अदर टू ऑप्शंस विल बी देयर एंड देन अपलिफ्टमेंट, देन यू हैव टू गो विद अपलिफ्टमेंट ओनली। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है? किसी ने कोई कुछ क्वेश्चन पूछा था, फिर से पूछ लो एक बार, अभी मैं देख रहा हूँ मैसेज। सर प्लीज सेंड, ऐसा कुछ आया हुआ था मैं देख नहीं पाया। सर थोड़ा पीडीएफ शेयर कीजिए इसका और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग। हाँ नहीं, वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ना, मैं बताया कि अभी इसका एक ही क्लास हुआ है, 2 क्लास में ये कंप्लीट होगा। ठीक है, अभी एक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, और कोई अगर डाउट है तो मुझे बताओ। पीडीएफ एंड पीपीटी आई विल शेयर इन द एप्लीकेशन। एक्चुअली इट विल टेक सम मोर टाइम, क्योंकि हम पीडीएफ और पीपीटी को ऐसे शेयर करेंगे सो दैट यू कैन रीड बट यू वोंट बी एबल टू डाउनलोड, क्योंकि डाउनलोड अगर कर लोगे तो वो मटेरियल सर्कुलेट हो जाएगा ओपन मार्केट में, मतलब आपके पास अगर रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने किसी दोस्त को शेयर कर लिया कि वो किसी और दोस्त को शेयर कर लिया तो दैट विल क्रिएट अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ओके, सो अगर किसी का और क्वेश्चन नहीं है, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर। हाँ।